बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं, मैं भी शाजी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ आप कर चुके होंगे। मंडे का दिन है और फर्स्ट वर्किंग डे। हमें एक नए जज्बे के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ इस दिन का आगाज़ करना चाहिए ताकि पूरा हफ्ता हमारा जो है वो खूबसूरत गुजरे, कामयाबियों से भरपूर जो है वो गुजरे। और हमेशा हम ये बात करते हैं कि दिन का आगाज़ एक तो हमें पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। आप उस पाकज़ात के नाम से आप दिन का आगाज़ करें, तिलावत कुरान पाक से, नमाज से दिन का आगाज़ करें, दुआ से दिन का आगाज़ करें ताकि आपके पूरे दिन भर की रूटीन अच्छी गुजरे। फिर फर्स्ट वर्किंग डे है तो पॉजिटिविटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पूरा हफ्ता आपका जो है वो अच्छा गुजरता चला जाए। फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें, बिकॉज जो इतने हम तगदो कर रहे होते हैं, इतने एफर्ट कर रहे होते हैं, इतने हम तक काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, ये सारा काम, ये सारा सिलसिला किस लिए होता है? अपनी फैमिली के लिए होता है। जब आप फैमिली को वक्त नहीं देंगे, इस काम का, इस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें जब आप ऑफिस के लिए रवाना होते हैं तो एटलीस्ट आप सुबह नाश्ता जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई उनके साथ बैठ के ज़रूर नाश्ता करें, फिर अपने काम के लिए रवाना हो ताकि वो भी दिन भर खुशी महसूस करते रहें और आप भी इत्मीनान में रहें। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की जो स्टोरी है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी डिफरेंट स्टोरीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसको जब हम सुनते हैं, देखते हैं तो इंसानी अक्ल जो है वो हैरान परेशान हो जाती है कि ऐसा भी होता है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा भी होता है। तो आज की स्टोरी ज़रा डिफरेंट है। आज की स्टोरी हम एक गुनाह के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हर बुरा काम जो है वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, लेकिन एक वाहिद या बड़ा गुनाह जिसको हम तसव्वुर करते हैं वो है जहालत। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल। अगर हम दुनिया में बेशुमार बुराइयों की बात करते हैं, गलतियाँ, गुनाह, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो तमाम बुराइयों के ताने बाने जहालत से जाकर जुड़ते हैं। इसीलिए दानिश्वर कहते हैं कि दुनिया का असल और वाहिद गुनाह जहालत है। ये इंसान की वो कैफियत है जो इंसान के किरदार, गुफ्तार, सोच और इखलाकियात को मुतासिर करती है। और तो और मौशरती बिगाड़ की बात करें तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह जहालत ही है। आमतौर पर जहालत को नाख्वानगी से ताबीर किया जाता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इल्म के बावजूद अमल ना करना ऐसा है जैसे गधे की पीठ पर किताबों का बोझ। जहालत की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? तारीख गवाह है नाज़रीन कि दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिन्होंने इल्म व अमल की दुनिया को सीने से लगा कर रखा होता है, और जो कौमें अमली और शौर से ये इन चीज़ों से दूर हो जाती है वो कौमें हमेशा दूसरों के मोहताज रही हैं और अपनी शनाख्त भी खो देती हैं। मौशरती मसाइल की तरफ अगर देखा जाए तो हर मसला किसी न किसी सूरत में जहालत से जुड़ता है, क्योंकि जहाँ जहालत का गलबा हो जाए वहाँ शौरी तरक्की रुक जाती है, और जब शौरी तरक्की रुक जाए तो बदअमनी, इंतशार, मौशरती हुस्न को जो है वो बिल्कुल बिगाड़ के रख देती है। इल्म की रोशनी नाज़रीन, जहालत और तारीकी के मफ़हूम को जो कौमें समझ लेती हैं वही कौमें तरक्की करती हैं, और वही कौमें जो है इस बात अपने जो हम बात करें कि ये जो बहुत सारी कौमें ज़लालत का शिकार होती है उसके पीछे भी यही वजह है कि वो तरक्की को या इल्म को या अमल को नहीं समझती है। नाज़रीन, इसलिए ज़रूरी है कि हम इल्म की तलाश को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं और उन कौमों के सफ़ों में शामिल हो जाए जिन्होंने इल्म की रोशनी में बुलंदियों का सफ़र तय किया। जहालत ख़त्म हो जाएगी तो इंसानियत शुरू होती है, और इंसानियत के फ़लसफ़े को समझने से ही इंसान अशरफुल मखलूक़ात के आले जो एक आला दर्जा है उस पर फायज़ हो जाता है। नाज़रीन, ये वो स्टोरी है जिसको समझने की हमें ज़रूरत है। आज ये जो एक जहालत की स्टोरी जिसको वाहिद गुनाह तसव्वुर किया जाता है या समझा जाता है, अगर हम इसको समझ लें तो हमें आज मालूम हो जाएगा कि हम जो दिन ब दिन बात करते हैं कि हमारी तरक्की रुक रही है, हम बात करते हैं बहुत सारे मसले मसाइल का हम शिकार हो रहे हैं, हम तरक्की के राह पर गामजन क्यों नहीं हो पा रहे, तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का नाज़रीन पहला टॉपिक, कुछ मैं यूँ कहूँ तो हम कुछ खट्टी मीठी बातें करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी के हवाले से जिन्होंने इस मुल्क के लिए सर्व किया, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए उन्होंने जो है वो बहुत ही मैं कहूँ तो एक उम्दा उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन साथ ही साथ उनका जो इंटरेस्ट है वो शेर व शायरी में,
भी रहा और आर्टिस्ट भी हैं वो माशाल्लाह से। तो जब हमें ये पता चला तो हमने कहा व्हाई नॉट ये खूबसूरत शख्सियत को आपसे भी मिलवाएं, आपसे भी उनकी मुलाकात करवाएं और जाने कि उनकी ज़िंदगी के जो खूबसूरत से एक मीठा सच है वो क्या है। तो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। आज के सच सवेरा के जो हमारे मेहमान बने हैं जी, कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आसिफ साहब? थैंक यू वेरी मच महविश फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो मैं इवन खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ आपकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत सा जो मीठा सच है वो जानने के लिए। तो हमारे नाज़रीन भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो ज़रा बताइएगा, एक तरफ आप जो है वो सर्व किया इस मुल्क की हिफाजत के लिए और दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी के कुछ और खूबसूरत मीठे सच भी हैं, तो बताइए वो क्या है? महविश ये ज़ाहिर है सर्व तो मैंने किया आर्मी में और बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुजरा वहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ ये दो ज़ाहिरी तौर पे तो ये मुतज़ाद चीज़ें लगती हैं कि फ़ौज में फ़ौजी और फिर वो फ़नून लतीफ़ा की तरफ आना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है और उनके अंदर भी वो लतीफ़ जज्बात जो हैं वो मौजूद होते हैं। सही। तो उसी दौरान मैंने ये अपना काम भी शुरू किया। तो मेरा जो सबसे वो जो मीठा सच आप कह रही हैं वो ये है कि मैंने एक ऐसी चीज़ इस माशरे को दी जिसको देखने के बाद लोगों के अंदर एक खुशी, एक नॉस्टैल्जिया, एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि वो उसमें खुश हो जाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको अपने पास रखते हैं और उसको अपने कमरों में, अपने घरों में सजाते हैं। तो मेरा आर्ट ऐसा ही है कि जो ऑल्दो कि मैं आई एम द पायनियर ऑफ दिस आर्ट, और इससे पहले मतलब रिलीफ में था, लेकिन ये काम मैंने ही शुरू किया और आई एम अ सेल्फ टॉट। ऑब्वियसली मैं तो ऐसी जगह पे था जहाँ पे कोई इस तरह की मैंने तालीम हासिल नहीं की आर्ट की, बल्कि मैंने खुद ही ये चीज़ें जो है ना इसमें बनाई हैं और इसको फिर इर्तिकाई एक प्रोसेस से गुजरा हूँ। पिछले 20-22 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको और आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी जी। आप कोई भी काम करें उसके अंदर आप लगे रहें। ऐसे ही वो एक जो फिल्म थी, पता नहीं कहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना तो जो भी काम करना है उसमें आदमी लगा रहे और जब वो लगा रहता है तो कोई ना कोई चीज़ उसके सामने मौजूद होती है, आ जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे बताया कि आपको कब ये फील हुआ कि अल्लाह ने तो मेरे अंदर एक डिफरेंट सलाहियत भी रखी। एक तरफ फौजी लोग, जैसे लोग फौजी का नाम सुनते हैं ज़रा कहते हैं ये तो बड़ा तल्ख होगा, बड़ा सीरियस मिजाज ये बंदा होगा, और दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट एक इंटरेस्ट आप पे पैदा हो गया। तो ये कब महसूस किया कि ये सलाहियत भी मुझ में है? पहली जो आपने बात की है ना वो मेरा ख्याल एक परसेप्शन है। जबकि जितना मज़ा और जितना फन फौजियों में होता है शायद ही किसी में हो। ये तो अगर साहब तब पता चलता है जब उनके दरमियान जाके बंदा घुलता मिलता है, तब पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा है। उनकी कुछ सादगी की वजह से भी कुछ ऐसे लताइफ बनते हैं जो कि आदमी एंजॉय करता है। ये भी मैंने लेटर स्टेज पे जब मैं से अबाउट इन 2002-1-2 में उस वक्त मैं कर्नल के रैंक के ऊपर था। उस वक्त मैंने ये शुरू किया ये काम, और वो भी ऐसे ही कि मेरी बेगम जाया करती थी, एक वहाँ पे हमारी होती हैं जो हमारे जवान हैं उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियों को सिखाने के लिए ऑफिसर्स की वाइफ जाती हैं। अच्छा। तो उधर उन्होंने वो कुछ खुद भी पहले सीखा। वो डो एक होती है जिसे बाद में पता चला कि इट इज नोन एज गोल्ड पोर्सलीन। तो उसके वो फूल बनाया करते थे। ओके। तो वो घर में उसको कुक करना पड़ता था। तो एक दफ़ा मैंने भी उससे खेलना शुरू कर दिया। इट वाज वंडरफुल। वो कहते हैं ना बच्चा तो हर एक इंसान के अंदर मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुझे बड़ा उसमें मज़ा आया और मैंने भी वो छोटे छोटे फूल बनाने शुरू किए। और फिर इसको फिर बढ़ते बढ़ते वो चलता चला गया। फिर उसको स्कल्पचर की तरफ लेके आया। वो तो ज़ाहिर है वहाँ तक ही रही, क्योंकि उनका अपना काम जो घर के काम होते हैं तो वो उसमें ज़्यादा नहीं आगे जा सकती। लेकिन ये मैंने फिर संभाल लिया और मैं फिर इसको एक अनदर लेवल के ऊपर ले गया। ओके कर्नल साहब, मज़ीद हम आपकी ये ज़िंदगी का जो मीठा सच है वो जानेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद अपने मेहमान से उनकी ज़िंदगी को जो खूबसूरत से राज हैं, जो मीठे मीठे सच है वो जानते हैं। बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी अगर हम फील्ड की बात करें तो वो कर्नल रह चुके हैं, अब चूँकि रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जब हम देखते हैं फ़ौजी का नाम जहाँ पे आता है तो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही खुश मिजाज लोग होते हैं, बहुत ही इनका डिसिप्लिन लोग होते हैं। नो डाउट डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो ये हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करते होंगे, स्ट्रिक्ट रहते होंगे। बट ये हमारे मेहमान, जब हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट एक जो है वो रुख हमारे सामने आ रहा है। कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ है। सर, मुझे बताइएगा कि एक आर्टिस्ट की हम बात करते हैं, हमारे जो तारीखी वर्से हैं उसकी वो कैसे हिफाजत करता है? जी, मैंने स्पेशली इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम किया है। बाकी भी जो आर्टिस्ट हैं, ख़ास करके जो पेंटर्स हैं, जो कैनवस के ऊपर आर्ट करते हैं, तो आपने देखे होंगे कि वो भी ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और इनको प्रिजर्व करते हैं अपने आर्ट के थ्रू। लेकिन मैंने इसको ऐसे कोशिश की है प्रिजर्व करने की कि अगर वो छोटा पीस आपके सामने आए तो आपको ऐसा फील हो कि आप उस बड़ा जो एक्चुअल पीस है उसके सामने खड़े उसको देख रहे हैं आप। तो इसी के ऊपर मैंने काम किया और थ्रू आउट मेरा यही एफर्ट रही है कि उसको रियलिटी के जितना करीब लाया जा सके और उसके अंदर जो नॉस्टैल्जिक इम्पैक्ट है वो लाना मेरा जो था मकसद। और अभी भी कई ऐसे पीसेज होते हैं मेरे जो लोग भी कहते हैं, और अगर आप वो सामने रख के आप थोड़ी देर उनको देखें तो आप फील करेंगे कि आप उस दौर के अंदर चले गए, उन्हीं के साथ उसी माहौल में है। उसी माहौल में। तो हम कुछ चीज़ें नाज़रीन को भी दिखाते हैं, तो ज़रा हमें उनके बारे में बताइएगा भी। जैसे ये एक मस्जिद, अच्छा ज़्यादातर मैंने वो फोटोज़ लेता हूँ, अच्छा, जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि इनको 3D में कन्वर्ट किया जाए। ओके। तो ये इस तरह का ये एक मस्जिद का डोर था, ठीक है, तो उसको मैंने जो है ना ये इसको डिपिक्ट किया। ये शो कर रहा है जैसे सम ओल्ड पर्सन हु हैज गॉन इनसाइड, उसकी छड़ी बाहर पड़ी हुई है और वो खुद जो है वो अंदर गया है मस्जिद में नमाज के लिए। ये कहाँ से ये आपने पिक्चर? ये मैंने इंटरनेट से वो मुझे फोटो मिल जाते हैं, अच्छा, और मैं उनको फिर अपना वो करता हूँ। ओके, यानी इंटरनेट से आपने इस पिक्चर को लिया और फिर उसको आपने क्योंकि पिक्चर लेना जरूरी है, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप इंटरनेट से वो फोटो ले लें, हाँ। दूसरा आप अपने, आजकल चूंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, एआई जो आगे आ गई है, हाँ। उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो आसानी हो गई है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये आपने बनाया हुआ किस चीज़ का है? ये जो फाइनल पीस है, दिस इज इन फाइबर ग्लास। ओके। लेकिन ये पहले एक ओरिजिनल मैं बनाता हूँ, मास्टरपीस जिसे कहें, अपने डिफरेंट मटेरियल से। ओके। इसमें वही मटेरियल जो मैंने पहले जिक्र किया, जिससे फ्लावर मेकिंग होती थी, कोल्ड पोर्सिलीन जिसे कहते थे या डो जिसे कहते हैं जी। इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्ले। ओके। क्ले और डिफरेंट मटेरियल्स मिला के फिर उसको उसका एक बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। ओके, एंड टेल अबाउट। जी, ये लहरिया गेट है। इंडिया के अंदर जो जयपुर है उसका एक पैलेस है, तो इसके अंदर एक लहरिया गेट है, इसको इट इज नोन एज लहरिया गेट। तो इसने बड़ा मुझे फैसिनेट किया, तो मैंने कहा मैं इसको भी वो करूं, क्योंकि हिस्ट्री तो कहीं की भी हो, दैट इज ओके। तो लोगों ने इसको पसंद किया? जी, बहुत ज्यादा। तो जो भी देखता है वो पसंद तो करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? टाइम डिफरेंट होता है इसको, मेरे ख्याल में बनाने में मुझे कोई 3-4 हफ्ते लगे होंगे। और डिफरेंट चीजें हैं, वो उनकी डिटेल के हिसाब से चीजों पे कि कितना टाइम लगता है। अब मुझे जरा इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये ऐसा है कि मैंने ये जो स्पेशली बनाया है अपने YouTube चैनल के लिए, हाँ। और ये मैंने उसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अच्छा। ये वो डोर है या ये उसका बिल्डिंग का पोर्शन है, और इसका मेरा YouTube चैनल जो है आसिफ हुसैन 3D के नाम से है, तो उसके ऊपर इसका पूरा कोर्स है जो कि 3 हिस्सों में है। ओके। और उसमें जो भी कोई है, उससे पहले भी मैंने चंद कोर्सेज चलाए थे जो ऑनलाइन थे जूम के ऊपर। तो मुझे ये बताइए, इसको आपको बनाने में ओवरऑल कितना टाइम लगा होगा? इसको बनाने में मुझे मेरा ख्याल है 1.5-2 हफ्ते लगे हैं। ओके। हाँ। और उसके बाद फिर उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी जारी रही। तो उसके बाद जब ये बन जाता है, मैंने पहले आपको थोड़ा सा बता रहा था, फिर इसका सिलिकॉन का मोल्ड बनता है। अच्छा। उस मोल्ड से फिर हम फाइबर ग्लास में बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको पेंट किया जाता है। ओके। मुझे बताइएगा कि हम आजकल, जैसे आपने एआई का आपने जिक्र किया,
तो ये डिजिटल आर्ट या एआई ने जो है ये जो इस तरह के मुसव्वरी या फ़न है, ये जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को मुतासिर किया? इन अ पॉजिटिव वे। ये अगर आप कहें जी कि एआई या कोई भी चीज़ टेक ओवर कर लेगी आपकी मुसव्वरी को या आपकी हैंडमेड चीज़ों को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि पहले तस्वीरें बनाया करते थे हाथों से, जैसे पुराने वक्तों के जो एम्परर्स उनकी जो, या यूरोप के अंदर जाके देखें तो उनकी हाथ की बनी हुई तस्वीरें होती हैं, उनकी जो पर्सनैलिटीज होती हैं। लेकिन उसके बाद फोटोग्राफी आ गई, कैमरा आ गया, और आजकल तो खैर बहुत कुछ आगे आ गया है, डिजिटल और सारा हिसाब। लेकिन उस जो तस्वीर हाथ से बनी हुई है उसको रिप्लेस नहीं किया उसने। ओके, यानी उसकी जो अपनी एक वैल्यू वर्थ थी वो वहीं पे, उसकी वैल्यू अपनी जगह रही। ओके। और अभी अगर आप कहें जी कि वो प्रिंटर आ गए हैं, 3D प्रिंटर्स आ गए हैं और इस तरह की चीजें, मैं समझता हूँ कि जो हाथ से बनी हुई जो अपनी इमोशंस के साथ है वो मशीन के साथ चीज नहीं आ सकती। जो आप कह रही थी कि उसने कैसे इम्पैक्ट किया, जाहिर है उसने बहुत अच्छा उसका असर डाला। शायद अगर कंप्यूटर या ये सिस्टम ना होता तो मेरा आर्ट भी ना होता। अच्छा जी, उसकी वजह यही है कि मैंने इन चीज़ों को उस नेट के ऊपर एक्सप्लोर किया, देखा, और जो आसानी से चीज़ें किसी ज़माने में वो नहीं मिल सकती थी, तस्वीरें हैं या आपको फिजिकली उधर जाना पड़ता था, ऐसे अभी आप एक क्लिक के ऊपर वो सारी चीज़ें आप अपने पास ला सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि हमारे जो यंगस्टर, जो यूथ हैं, नौजवान, कहीं ना कहीं वो शौक़ रखते हैं इस आर्ट का, बट सीखने में उन्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है या फिर इंस्टेंट चीज़ों की तरफ वो बहुत जा रहे थे कि अगर हमने आर्ट सीखना शुरू किया तो कल हम मास्टर बन जाए, तो ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे? ये अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहाँ वो ये रील्स का टाइम है, एंड हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। ऐसे ही हम ज़्यादा जो है ना वो बस जल्दी जल्दी देखते हैं और उसको आगे चले जाते हैं। यानी हमारे वक्तों में जो 3 घंटे की फिल्म आराम से बैठ के देखते थे और तसल्ली से, आजकल वो चीज़ें बहुत कम हो गई। ऐसे ही है। तो उसका यही वाहिद तरीका है कि उसको किसी ऐसे काम में लगाया जाए जिसमें उसकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो। एग्जैक्टली। अगर वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी, वो अपने हाथ से कोई काम करेगा तो उसके अंदर शायद वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए और वो इसकी तरफ जाए। लेकिन जिस तरीके से हम चलते जा रहे हैं स्क्रीन ओरिएंटेड, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। नॉर्मल 15 सेकंड की रील होती है, हम वो भी पूरी नहीं देखते बाद दफा, इतना हम फास्ट हो चुके हैं। ऐसे ही फर्स्ट 5 सेकंड में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस चीज को देखना है या नहीं देखना। बेसिक जो आपकी अब हमारे वक्तों में जो डोपामीन या वो चीज़ बनती थी, हमारे केमिकल जो रिलीज होते थे, वो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ें होती थी जब चेंज होती थी, और वो लॉन्ग टाइम होता था। अभी हर टाइम पे इनको एक डोज चाहिए डोपामीन की, और वो इसी तरीके से मिलती जा रही है, बट इसकी एक हद है, उस पे जाके ऑब्वियसली फिर उनके लिए कोई चीज अहमियत नहीं रखते। बिल्कुल, वो हर चीज को जैसे समझ गए हैं, जान गए, उनके अंदर वो जो तजस्सुस है वो खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए कि आपके ये जो आपका जितना आर्ट है या जो आपकी आर्ट गैलरी है, लोग वहां तक अप्रोच कैसे करते हैं आपको? एक तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। अच्छा। इंस्टाग्राम पे मेरा जो वो है हैंडल है आसिफ हुसैन आर्ट के नाम से है। गूगल पे भी मुझे सर्च किया जा सकता है आसिफ हुसैन 3D के नाम से। और उसके बाद मेरा एक लाहौर में आउटलेट है एम्पोरियम मॉल के अंदर, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं। आपने 3D का जिक्र किया, ये 3D आर्ट का आपने साथ क्यों लिखा हुआ है? बेसिकली चूंकि ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। ओके। यानी जो पेंटिंग होती है दैट इज 2 डायमेंशनल। ओके, ठीक है। तो उसमें हाइट और विड्थ होती है, सही, वो 2 डायमेंशनल होती है जितनी भी पेंटिंग होती हैं। ठीक है। ऑल्दो कि अभी नए जो आर्टिस्ट आए हैं वो उसके अंदर भी 3D इम्पैक्ट डालते हैं, बट दैट इज इम्पैक्ट, दैट इज नॉट इंट्रिंसिक, वो फिजिकल होती नहीं है। उसका इम्पैक्ट आपने भी देखा होगा, मोबाइल के ऊपर रील्स आती हैं, वो बनाते हैं, वो इट फील्स लाइक 3D बट इट इज नॉट 3D। ये एक्चुअल 3D है जो कि फिजिकल है, आप इसको फील कर सकते हैं एज अ 3D। ठीक, तो इसीलिए इसको 3D का। ठीक हो गया। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासकर उन बच्चों को या बच्चियों को जो इस आर्ट की तरफ आना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के
मोबाइल को छोड़ के या स्क्रीन से हट के कुछ काम अपने हाथ से करें, फिजिकल काम करें, और कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका इंटेलेक्ट, आपका ज़हन इन्वॉल्व हो, चाहे पेंटिंग हो या कुछ इस तरह की। वो आजकल बच्चियां वो भी करती हैं जो कुरेशिये के साथ, या वो जो कढ़ाई करना, कुछ बनाना, वो इस तरह की भी चीज़ें, तो इनके अंदर इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। राइट, थैंक यू सो मच कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब, आपके वक्त का ये डेफिनेटली नाज़रीन, जब इस तरह की शख्सियात हमारे साथ आती हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वाकई लगता है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने अगर आपको कुछ टैलेंट दिया है, सलाहियतें दी हैं, तो डेफिनेटली आप उनको समझें, आप उन्हें पॉलिश करें, सामने लाएं। ये ज़िंदगी है, ये आप इसको खुल के जिए, इसकी खूबसूरतियों को, रंगीनों को आप लोग इंजॉय करें। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसपे हम बात करने जा रहे हैं, मुल्क की तरक्की की बात करें तो इसमें हर शख्स का, हर शहरी का, हर फर्द का इसमें अहम रोल है, अहम किरदार है, उसकी जिम्मेदारियां हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। बट राइट नाउ हम बात करने वाले हैं हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ासकर हम उनकी जो जिम्मेदारी या उनका जो रोल है मुल्क की तरक्की में, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली हम बात करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा एसेट, हमारे नौजवान पढ़ा लिखा तबका जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है, यानी कि हम टर्म यूज़ करते हैं ब्रेन ड्रेन की, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। बिकॉज जो भी रेवेन्यू होगा जब वो अपने वापस मुल्क पाकिस्तान भेजते हैं, तो इससे हमारी जो मईशत है वो मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ओवरऑल क्या वाकई ही ऐसा है, इस पे बात करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ जाता है या पड़ रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और इमिग्रेशन की बात करें तो इसमें कौन से इश्यूज़ हैं जिनको समझने की या हल करने की हमें ज़रूरत है। वीज़ा के हवाले से हम बात करते हैं, या मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ऑफलोड कर दिया जाता है, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो ओवरऑल इन चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा जो एक नौजवान है या पढ़ा लिखा तबका है, वो जाते हैं बाहर, ट्रैवल करते हैं, तो मुल्क की तरक्की में उनका जो रोल है वो कैसे देख रहे हैं। इस पे बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। असद हफीज़ कियानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद साहब, बताइएगा कि हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो इसमें ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनका किरदार आप कैसे देख रहे हैं, कितनी अहमियत है उनकी? ये सिलसिला 1970 से तकरीबन शुरू हुआ था, और उस दौर में देखें कि हमारे देहातों में खुशहाली आई थी। देहातों में भी टीवी, रेडियो, स्त्रियाँ, पहले तो कोई चीज़ थी नहीं। और ये भी उस दौर की जो हुकूमत थी, कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन था कि हमारी मैन पावर जो है वो गल्फ़ में जाए और वहाँ पे जाके उनकी तरक्की में हिस्सा ले। अब ये देखें कि इस साल भी हमने ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन्होंने 38 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में भेजे हैं। जो हमारी रेमिटेंस की मद में आए हैं इस साल 38 अरब डॉलर, और हम 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते हैं, कभी किसके पास जाते हैं, कभी किसके पास जाते हैं। हाँ। तो हमें अपनी सारी तवज्जो इधर मरकूज करनी चाहिए, और हमें अपनी जो 65% यूथ है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो आपने पहले कहा ना ब्रेन गेन, और हम तो कहते हैं ब्रेन ट्रेन हो रहा है ये, ठीक है जी। और हर साल तकरीबन हम 8.5 लाख 8 लाख लोगों को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे भिजवा रहे हैं लीगल वे से। और दुख उस वक्त होता है कि जेन्युइन वीज़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ और उनको ऑफलोड कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर ये होता है कि अगर हमने कंपनी को बता दिया कि फलां डेट को हमारे इतने वर्कर आ रहे हैं, और वहाँ से कोई ऑफलोड हो जाते हैं और वहाँ पे नहीं पहुँचते, तो वो समझते हैं कि शायद हमने उनके साथ कोई चीटिंग की है कि वो क्यों नहीं आए। जब हम उनको बताते हैं कि हमारी जो है FIA उसने ऑफलोड किए, हमारा तो कसूर नहीं है, वो कहते हैं FIA क्या है। जब उनको बताते हैं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो उनमें और पैनिक फिर चला जाता है मार्केट में। वो समझते हैं कि शायद कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट आ रहे थे जो उन्होंने ऑफलोड किए हैं, और ये फिर और ज़्यादा मुल्की मैशत की में खराबी का बायस बन रही है, क्योंकि डिसाइड हो जाते हैं लोग। जी मैशत की मंडी में कोई बरादर इस्लामी मुल्क नहीं है आपका। जहाँ पे बेहतर सर्विसेज उनको मिलेगी वो वहाँ पे चले जाएंगे। और ये बजाय इस चीज़ को इनकरेज करने के, ऑफलोड वाला ये मामला जो है, इससे बहुत ज़्यादा मार्केट में भी पैनिक है, क्योंकि बेशुमार एयरलाइंस जो हैं उनके टिकट नॉन रिफंडेबल होते हैं। वो गरीब आदमी पे लाख सवा लाख का टिकट एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है उस पर। और पाकिस्तान की बदनामी अलग से होती है कि शायद ये क्रिमिनल लोग हैं जो जा रहे हैं, इनको ऑफलोड करके तो ये भी कहा गया है, बिकॉज एक ये भी इशू आता है ना कि हमारे लोग इतने अवेयर नहीं होते।
अगर उनको ऑफलोड कर दिया जाता है तो वो उसकी तस्दीक में नहीं जाते कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। तो आप पूछें कि हमें क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है या मुझे शक है, इस बिना पे तो आप उसको कोई ना 10 दिन पहले ना हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे जो मिनिस्टर हैं ओपी एंड एचआरडी के चौधरी सालक हुसैन साहब और डीजीएफआई राजा मुख्तार साहब जो हैं उनके साथ, और वहाँ पे एसओपीज तय हो गए थे कि आइंदा से जिसका प्रोटेक्ट हो चुका होगा उसको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद दो मिनिस्टर साहिबान हमारे मोहसिन नकवी साहब और चौधरी सालक हुसैन साहब ने अचानक विजिट किया लाहौर एयरपोर्ट का, और वहाँ पे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो जा रहा था। और ये वीडियो काफी हाँ जी वो हुआ। और मैं आज या सुबह उनके साथ इंशाल्लाह मीटिंग होगी तो वो क्लियर करेंगे। होता ये है कि अब सऊदी अरेबिया की मिसाल आपको देता हूँ। सऊदी अरेबिया के जो वीज़े आते हैं उनकी वैलिडिटी 2 साल होती है। फर्ज करें किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को उन्होंने 200 या 500 वीज़े भेज दिए, उनको इनिशियल स्टेज पे चाहिए मैसन और प्लम्बर और सॉरी वेल्ड ये मैसन, ताकि जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ठीक है, फिर जब बिल्डिंग कंप्लीट होने के करीब होती है फिर उनको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, फिर उनको प्लम्बर चाहिए, वो फिर कहते हैं आप इतने प्लम्बर भेज दें, अब इतने इलेक्ट्रिशियन भेज दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो वाले जो प्रोफेशन के लोग हैं वो उनको वहीं से मिल जाते हैं और हमें कहते हैं कि इन प्लम्बर के वीज़ों पे आप मैसन ही और भेज दें, हमें यही चाहिए होते हैं। ठीक है जी। जब कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन को कोई इतराज़ नहीं है, वो वीज़ा स्टैंप कर देते हैं, तो फिर हमें खामखा की उसमें हर्डल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ही मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि सऊदी अरब में अकामे की जो फीस है ना, जो लीगल वर्क परमिट जिसको हम कहते हैं, उसकी 7,500 रियाल है। उन्होंने सऊदीज को ये जरा इंसेंटिव दिया हुआ कि आप 2-3 अपने घरेलू जो मुलाजमीन है ना, उनके लिए 500 रियाल का 2 साल का अकामा बन जाता है। और वो फर्ज करें ड्राइवर का वीजा निकलवाते हैं, प्राइवेट ड्राइवर का, और हमें भेजते हैं और वो कहते हैं यार ड्राइविंग तो हम खुद भी कर लेते हैं, खवातीन को भी वहाँ पे इजाज़त मिल गई है ड्राइविंग करने की सऊदी अरेबिया में, आप इस वीज़े पे हमें कुक भेज दें। ठीक है जी, उनको कुक चाहिए, घर के अंदर उसने काम करना, और वहाँ पे जाके तो प्रोफेशन चेंज होता है। अगर फर्ज करेंगे यहाँ से ड्राइवर जा रहा है, हमारे लाइसेंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, जब तक वहाँ का लाइसेंस नहीं बनेगा बंदा 1 इंच गाड़ी नहीं चला सकता वहाँ पे। और लाइसेंस होना ना होना फिर वो है। और एक और चीज़ ये है, मैंने अपने आला हुकाम को भी बताया है, हम जब अखबार में ऐड देते हैं ना ड्राइवर्स के लिए, अगर 200 बंदे को सिलेक्ट करें ना, उसमें से 150 के पास लाइसेंस होता ही नहीं है, लेकिन वो सिलेक्शन में वो बिल्कुल अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेता है, क्योंकि हमारे जो पश्तून भाई हैं कराची से पेशावर तक वो चलाते हैं गाड़ी, लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाते वो। तो अब पाकिस्तान में लॉ ये है कि पहले आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे और 45 दिन आप वेट करें, फिर आपको लाइसेंस लाइट मिलेगा जी। 45 दिन के बाद लर्निंग के 45 दिन के बाद, और जब LTV बन जाएगा तो HTV के लिए आपने 3 साल वेट करना है। अगर आप गाड़ी चला भी सकते हैं तो फिर भी आपने वेट करना है। अब ये देखें कि आलमी मंडी में आपके लाइसेंस का कोई 3 साल वेट करेगा कि आपका लाइसेंस बनेगा तो आप जाएंगे। ये तो अब सोचने समझने वाली बात है ना। मुझे बताइएगा कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वहाँ पे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब वो यहाँ से जाते हैं? मसाइल स्मूथली सब कुछ चल रहा है। बात अब देखें कि 1 साल पहले तकरीबन 8.5 लाख लोग जो गए ना ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे, हमारे जो रेगुलेटर हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उनके पास तकरीबन 1100 कंप्लेंट्स आई मुख्तलिफ लोगों की ना। 8.5 लाख में से 1100 कंप्लेंट्स, वो भी ये कि किसी के पास कोई चला गया बद्दू के पास, उसने सैलरी नहीं दी या देर कर दी या इस तरह के मामला। अदरवाइज जो लाइसेंस याफ्ता लोग हैं ना, हम लोग जो हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, इनमें कभी कोई चीटिंग वाला अंसर, कभी कोई इस तरह के मामला नहीं होते। फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की हैपनिंग होती है वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी को, अगर किसी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो क्या गवर्नमेंट साथ देती है? जी हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो हैं CWAs, उनकी ये ड्यूटी है कि इस तरह के जो मसाइल हों वहाँ पे बैठ के तो हल करें, बजाय इसके कि अपने एयर कंडीशन कमरों से वो बाहर नहीं निकलते क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। और ये जाते ही यानी 1979 के इमिग्रेशन के तहत जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट मार्ज़ वजूद में आए हैं, उसी एक्ट के तहत CWAs भी मार्ज़ वजूद में आए हैं। और इनको चाहिए कि वहाँ पे कैंपों में जाएँ, लोगों की देखभाल करें ताकि वो फिर बेहतर मामलात हों। अब जो जेन्युइन इस बिज़नेस को समझते हैं, फिलिपाइन वगैरह, वो सऊदी अरेबिया में सिर्फ उनके 18 CWAs हैं
और हमारे 4-5 होते हैं, वो भी अब हुए हैं, पहले 2-3 हुआ करते थे। तो ये जो है एक गवर्नमेंट को चाहिए कि कहाँ से हमें बेहतर अर्निंग हो रही है और वो मामला करें। बल्कि मैंने 1 साल पहले ये देखा भी, जब हमारी रेमिटेंस उस वक्त थी तकरीबन $32 अरब, तो उस वक्त मैंने स्टडी की और पता ये चला कि हमारे पूरे मुल्क ने, हमारे एक्सपोर्टर ने, हमारी टेक्सटाइल ने, हमारी सर्विसेज ने मिलके $31 अरब कमाया और सिर्फ रेमिटेंस की मद में $32 अरब आए। तो ये चीज़ जो है ना हमें बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। यही अगर रेमिटेंस जो है वो 38 अरब की बजाय $70 अरब हो जाए और ये जो मैन पावर एक्सपोर्ट है ये 8 लाख से बढ़ के 16 लाख हो जाए, तो ये बेहतरीन, मुल्क में बेरोजगारी भी खत्म होती है, मुल्क के ज़र बादला के ज़खायर भी बढ़ते हैं और हमें, यानी आप इस ब्रेन ड्रेन को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, ब्रेन गेन का नाम आप इसको दे सकते हैं। या तो हम अपने मुल्क में यहाँ पे लोगों को जॉब दें ना जी, अगर नहीं है। अब ये देखें ना, जो तीसरी दुनिया के हम जैसे मुल्क हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी जॉब क्रिएशन नहीं होती और प्राइवेट सेक्टर का हाल भी आपके सामने है, वहाँ पे फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ही, और अगर होती भी ऐसे साथ जॉब मिलती भी है तो बेसिक जो तनख्वाह 25-30 हज़ार 40 हज़ार, उसमें वो किस तरह एक फैमिली को अफोर्ड करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे आम लेबर की जो है वो 15 से 1400-1500 रियाल सैलरी है और वो तकरीबन लाख प्लस बन जाता है और वो बेहतर अपना गुजर बसर कर लेते हैं। अब हाउस मेड की हमने इनको बार बार कह के उम्र कम करवाई 1979 के इमिग्रेशन एक्ट में। पहले ये ज़ियाउल हक के दौर का ये बना हुआ था कि हाउस मेड वो जाएगी जिसकी एज 35 साल से ऊपर होगी। अब हमने ये कम करवा के तो उसको 25 साल से ऊपर करवा होना भी ऐसी चाहिए। वो 35 साल अगर 35 वो प्लस जा रही है तो वो ऑलरेडी बेचारी ने क्या काम करना है। और वो सारी मार्केट जो थी वो इंडिया ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने और फिलिपाइन ने कैप्चर की हुई थी। अब हम उसमें साथ जा रहे हैं उनके, और ये होने से तकरीबन लाख सवा लाख का तो हर साल वैसे भी इजाफा हो जाया करेगा। अब खुद ये सोचें, हम अपने घरों में जो ये हम काम करने वाली आती हैं हाउस मेड वगैरह 10-12-15 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं, अगर उनको 1500-1800 रियाल मिलेगी, 1.5 लाख रुपया मिलेगा, तो देखें वो अपने ख़ानदान को भी उठाएंगी, मुल्क के लिए भी मुफीद होंगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे ताकि उनकी अगली नस्ल भी संवर सकेगी। उनको भी प्रॉपर उतना ही हक है जितना कि बाकी जो लोग हैं उनके बच्चों को अच्छे स्कूल जाने का या अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे खाना खाने का हक है। मुझे बताइएगा कि वीज़ा की अगर हम बात करते हैं या इमिग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज को कैसे ट्रीट कर रही है? गवर्नमेंट का ऐसा इतना बड़ा कोई रोल नहीं है इसमें ना। हम प्राइवेट सेक्टर के लोग ही हैं जो ये सब रिस्क लेते हैं और खुद ही जॉब वहाँ से क्रिएट करवा के वीज़े लेके यहाँ पे आते हैं। बेशुमार लोगों के साथ नुकसान भी हुए उनके और सब चीज़ें हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी कोई हेल्प नहीं की। बल्कि गवर्नमेंट हमारा कंपटीटर है। गवर्नमेंट ने अपना एक लाइसेंस लिया हुआ है OEC के नाम से। अच्छा। और जो OEC है वो सारे रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद सब एम्बेसडर, सब CWAs उसको रिपोर्ट करते हैं कि फलां जगह पे जॉब है, आप आएँ और यहाँ पे लेके जाएँ। लेकिन पिछले साल अगर हम लोगों ने 8.5 लाख लोगों को भिजवाया और OEC ने तकरीबन 2700 लोगों को भिजवाया था, सारे रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद। और ये इनकी कारकर्दगी है। और उल्टा इन्होंने हम पे ये किया हुआ है कि हर जाने वाला जो वर्कर है वो OEC को 200 रुपया दे के जाएगा ताकि वो भी चलता रहे। मैं तो बेशुमार जगहों पे बैठ के कहता हूँ अगर जाने वाले वर्कर ने इन हमारे डूबते इदारों को चलाना है तो उस पर यह भी कर दें कि वो 500 रुपया स्टील मिल को भी दे जाए, रेलवे को भी दे जाए, PAE को भी दे जाए, ताकि ये सारे भी चलते रहे। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, हम डिफरेंट ममालिक में ये सुनते हैं कि वीज़ा इस वजह से भी नहीं मिल रहा होता कि वहाँ पे इमेज जो है वो पाकिस्तानियों का अच्छा नहीं होता या किसी न किसी बिना पे कोई ना कोई हैपनिंग ऐसी क्रिएट हुई होती है। तो बैरून मुल्क जब हमारे ये लोग जाते हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, इनको किस तरह का बिहेव जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए ताकि अपने एक वतन की जो शनाख्त है वो बरकरार रह सके, एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट हो? असल में ना जी कि यहाँ से जब जाते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में हमारा सोशल मीडिया शुतर बेमुहार है, वो वहाँ पे जाके भी यही हरकतें करते हैं। अब UAE ने पिछले 3 सालों से इसीलिए बैन किया हुआ है हमारी मैन पावर को। आपको याद होगा वहाँ पे उन्होंने एक वो बनाया था मंदिर,
बाद में बारिशें हुई, हमारे सोशल मीडिया ने वहाँ पे जो लोग थे तस्वीरें बना के अपने अपने उस पर कमेंट किए, उन्होंने माइंड किया और उन्होंने बैन कर दिया। हमें ये चाहिए कि इनकी अच्छी तरह तरबियत करके भेजें और इनको कहें कि आप अपनी सोच अपने अंदर रखें। वहाँ के कवानीन के साथ आप जाके तो उनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि आप तो अपना रिज़्क रोटी कमाने जा रहे हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे जाके उनको आप तनकीद का निशाना बनाएं। अब तो यहाँ पे भी नहीं बना सकते, वहाँ के तो दूर की बात। तो ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए और बस एक उसके दायरे में रह के और अपना काम करें तो कोई इशू नहीं है। बेहतरीन हमारी जो मैन पावर इसको लोग पसंद करते हैं, बड़े हार्ड वर्क करें और बेहतरीन है ये। सही। अच्छा, एक और मुझे चीज़ बताइए, जो प्राइवेट एक तो आपके थ्रू लोग जाना या वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई होती हैं उसके थ्रू जाना, आपका जो खर्चा है वो कम से कम तकरीबन हो रहा होता है जो लोगों का, लेकिन कुछ मज़ीद प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू जाते हैं, खुद जॉब की तलाश करके या कहीं ना कहीं से वो अरेंज करवा के, जो जितने भी ये आपके बैठे होते हैं कंसल्टेंट उनके थ्रू जाते हैं, तो एक अच्छी खासी अमाउंट उन्हें पे करनी पड़ती है। तो आप नहीं समझते कि अगर वो इतनी हैवी अमाउंट पे करके बाहर जा रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ इस मुल्क में अपना कोई कारोबार शुरू करके यहीं से वो अपने बिजनेस को शुरू कर लें और इसी मुल्क के अंदर रहें, क्या इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती? अब जैसे सऊदी अरेबिया या गल्फ पूरा है ना जी, ये 3.5-4 लाख रुपया एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है जी, और इतने में तो यहाँ पे रेडी भी नहीं लगती। अब ये तो 3-4 या 5 लाख की बात है, ये तो अगर किसी को पता होगा, अवेयर होगा, तब वो ये चीज करेगा जी। वो यहाँ पे मसला अवेयरनेस का यूं है जैसे हमारे रेगुलेटर है ना, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उनकी वेबसाइट पे जितने भी पाकिस्तान में वीजे आते हैं ना, सबकी डिटेल वहाँ पे पड़ी होती है, किस एजेंसी के पास कितने हैं और उनके क्या प्रोफेशन है और क्या सैलरी है। वो वहाँ पे देख के डायरेक्ट उस दफ्तर में जाएं, रिक्रूटिंग एजेंसी के पास, और अप्लाई करें, वो ज्यादा बेहतर है। असल में लोग गली मोहल्लों के एजेंटों के हाथ चढ़ते हैं, उससे वो ज्यादा खराबी हो जाती है। और हम लोग जो है ना, हम लाइसेंस याफ्ता लोग हैं, मैन पावर एक्सपोर्टर। जो कंसल्टेंट है वो और हैं, वो जो एजुकेशन के कंसल्टेंट है या मुख्तलिफ विजिट वगैरह जगह उन्होंने अपनी दुकान चमकाई, वो जो है ना, वो तो सिर्फ आपको विजिट वीजा लगवा के दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते हम। तो आपको वीजा प्लस जॉब दे रहे हैं, वर्क परमिट जी, वर्क परमिट, ये है। ठीक, तो किस तरह ये अवेयरनेस की अभी जो मैंने बात की, क्योंकि हर बंदा अवेयर नहीं है। जब हम देखते हैं इवन ये जो कंसल्टेंट बैठे हुए जब इनके ऑफिस जाएं, भरे पड़े हैं, लोगों को प्रॉपर उस तरह से गाइडेंस नहीं मिल रही होती, बस वही लूट मार का एक सिलसिला शुरू है। तो कैसे इन लोगों को खुद से अवेयर किया जाए कि अगर आप वाकई बाहर जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन ज़्यादातर लोग जॉब के सिलसिले में ही जा रहे होते हैं, तो एक अवेयर करना कि अथेंटिक वेबसाइट्स हैं या इस तरह के इदारे हैं, आप जाके उनका पोर्टल चेक करें, वहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज फ़ोन इंटरनेट सबके पास मौजूद है, लेकिन इस अवेयरनेस की कमी है कि वो खुद से जाके रिसर्च नहीं करते। ये गवर्नमेंट का भी काम है कि वो मीडिया पे कैंपेन चलाए। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 अरब रुपया रखा था स्किल प्रोग्राम के लिए कि बच्चे स्किल सीखें। ये नेफ्टेक को उन्होंने दिए और नेफ्टेक से लोगों ने सीखा, और इसके बाद हमने बार बार इनको कह के प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को, राना मशहूद साहब को, कि आप 4-4.5 लाख रुपया लैपटॉप के लिए लोन दे रहे हैं, तो आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन दें, ताकि वो लोग जो अप्लाई नहीं करते बेचारे देहात में बैठे हुए कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो अब इन्होंने 10 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन नौजवानों के लिए किया है कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे जाना चाहे। यानी वो बंदा आए, सिलेक्ट हो, हम उसको लेटर दे देंगे, वो लोन अप्लाई कर दे, जिस दिन उसका वीज़ा लग जाएगा गवर्नमेंट उसके अकाउंट में पैसे 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है जी, और ये इंटरेस्ट फ्री है। इनको हमने बार बार ये समझाया था कि आप देंगे PKR में, लेंगे डॉलर में, और आप लैपटॉप के लिए अगर 5 लाख दे सकते हैं तो आप उसको 5 लाख क्यों नहीं दे सकते? अपना टिकट वीजा ले और चला जाए और वो बेहतर काम। पैगाम क्या देंगे आप हमारे जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं बाहर या जो जा चुके हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है कि उनके कवानीन पे अमल करें, कोई इलीगल एक्टिविटी में वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो, मेहनत करें, अल्लाह ताला उनकी बरकत डालता है। अब ये देखें, सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान में, सेंटोरस मॉल सबसे बड़ा, ये सरदार अलियास साहब 1970 में गए थे सऊदी अरेबिया, वहाँ पे इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की, आए, आप देखें कहाँ पे पहुँच गए। तो ये जो है, और ये तो एक मिसाल है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल, कि जिन्होंने मेहनत की और बिल्कुल। थैंक यू सो मच असद साहब। डेफिनेटली नाज़रीन, हरकत में बरकत है, जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल जो है ज़रूर मिलता है। आप अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखें, आपकी नीयत भी साफ़ होनी चाहिए, यहाँ पे नीयत का भी बहुत अमल दखल होता है, तो अपनी मेहनत उसको कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ब्रेक की जाने बढ़ें, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। टॉपिक बताने से पहले ज़रा कुछ स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्यूटी सैलून का तो आप लोग सुनते हैं, और जब सैलून का नाम आता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि ख़वातीन और मर्द जाते होंगे और अपने आप को उन्होंने खूबसूरत बनाना होता है, तो इसीलिए सैलून का तज़किरा आता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है वो बड़ी डिफरेंट है। एक मफरूर घोड़ी की ये स्टोरी है। जी हाँ, बिल्कुल, वो ब्यूटी सैलून में जा घुसी और वहाँ पे हमने देखा कि ख़वातीन में भगदड़ मच जाती है। और ये जो वाक़या है, ब्राज़ील का ये वाक़या, हैरानकुन ये वाक़या पेश आता है कि एक मफरूर घोड़ी अचानक ब्यूटी सैलून में दाखिल होगी और जो वहाँ मौजूद ख़वातीन थी वो बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हुई। और वहाँ पे हमने देखा कि भगदड़ हमें देखने को मिलती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़या जो है वो 11 नवंबर को पेश आता है। उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा गया कि सुरमई कलर की ये घोड़ी है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, कि ये बड़े सुकून से सैलून में दाखिल होती है, जिसे जब देखते ही देखते ख़वातीन इधर उधर भागना शुरू करती हैं। और ये एक हैरत अंगेज़ ये वाक़या है नाज़रीन कि जहाँ घोड़ी अंदर आकर एक बड़े आईने के सामने रुक जाती है और कुछ देर तक अपनी ही शक्ल देखती रहती है, खुद को घूरती रहती है। और सैलून के अमले के 2 अफराद ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो हटने को तैयार ही ना थी। बिल्कुल शीशे के सामने जो है वो खड़ी रहती है और खुद को देखती रहती है। और उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद इसको दुकान से बाहर निकाला गया। सैलून के जो मालिक है, जब उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि सैलून की खिड़कियां और दरवाजे सिर्फ हवा की निकासी के लिए खोले गए थे और घोड़ी के ये जो इस तरह अंदर आना ये कह सकते हैं कि जानलेवा भी साबित हो सकता था। उन्होंने बताया कि मोहल्ले वालों का कहना है कि घोड़ी सड़क पर घबराकर भाग रही थी, सब लोग इसके पीछे दौड़ रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा वाकया पेश आएगा। जब ये देखा तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वाकये के बाद घोड़ी दोबारा जो है वो सड़क पर निकल गई और मकामी मीडिया के मुताबिक अब तक इसके मालिक का जो है वो कोई सुराग नहीं मिल सका। तो यही है कि वो सैलून में आई है और अपनी इसने शक्ल देखी है, काफ़ी टाइम वो शीशे के सामने भी खड़ी रही। अब आते हैं नाज़रीन, हमारी जो आज की दूसरी स्टोरी है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विंटर है, आप लोग चाय कॉफ़ी पीने के तो बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे, लेकिन यहाँ हम चोरी की बात करने लगे हैं कि कॉफ़ी चुराने का ये वाक़या, लेकिन ये कॉफ़ी किसी इंसान ने चोरी नहीं की। ये कॉफ़ी चोरी की है जनूबी कोरिया में एक तोते ने। और तोते ने जब ये कॉफ़ी चोरी की है तो जनाब पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और कोरियन का ये एक वाक़या है। वहाँ पे जो एनिमल रेस्क्यू एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के मुताबिक उन्होंने बताया कि जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सिवल की एक जो ज़िला है वहाँ पे कॉफ़ी की एक दुकान में जाकर जब देखा कि ग्राहक जो है वो कॉफ़ी चुराने वाले जो तोता है उसको देखते हैं तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया और पुलिस ने फिर वहाँ पे पहुँच के उस तोते को गिरफ्तार किया। इदारे के मुताबिक तोते को खुश मिजाज भी बताया गया है कि वो बड़ा चंचल शौक मिजाज था। और मौके पर पुलिस के पहुंचने तक कैफ़े के मालिक और दिगर ग्राहकों ने उसे खिलाया और प्यार भी किया। और नाज़रीन, ये इस तरह के बहुत सारे बेशुमार वाक़या जो वो हमारे सामने आते हैं। और तोतों की ये जो नस्ल है ये आपने देखा होगा कि ये ख़त्म होती जा रही है। और इसके ख़त्म होने के पीछे जो वजूहात हैं आए दिन वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं कि एनिमल जो है वो इस तरह के जो नायाब एनिमल जो नस्लें हैं वो क्यों ख़त्म होती जा रही हैं। और नाज़रीन, जनूबी कोरिया में बग़ैर ख़ुसूसी इजाज़त के इस तरह के जो जानवर हैं, जो पैरट्स हैं या जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो रखना जो है वो कानूनी नहीं है। इसके अलावा कोरियन एनिमल रेस्क्यू एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन का कहना था कि तोते की सेहत अच्छी थी, जिसका मतलब है कि उड़ने से कबल इसने अच्छी खासी इसकी देखभाल जो है वो की गई थी। तो नाज़रीन, इस तरह के जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के सामने रखना, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि जहां हम इतनी टॉक्सिक न्यूज़ सुन रहे होते हैं वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इस दुनिया में हो रही हैं। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं। खूबसूरती की बात करें, जहाँ हम स्किन की इतनी केयर करते हैं, अपने जो खूबसूरती है, जो मेक ओवर है, उसका बहुत ज़्यादा हम ख्याल रखते हैं। वहीं पर जो खूबसूरती के साथ एक और चीज़ जुड़ी है वो है हमारे बाल।
अब बालों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट नाउ विंटर है, तो विंटर में इनकी केयर ज़रा और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इस पर बात करेंगे। और जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए जाते हैं उसमें क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं, कितना ज़रूरी है, कि लोगों के लिए ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी। डॉक्टर मजहर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त ये बालों का गिरना बहुत आम होता जा रहा है, चाहे हम ख़वातीन की बात करें, मर्द हजरात की बात करें, इवन बच्चों की बात करें, ये गंजापन या बाल गिरना ये कॉमन हो चुकी है। वजूहात क्या है? इसके बहुत सारे वजूहात हैं। इनमें मेरे ख्याल में हमारा जो स्ट्रेस लेवल चल रहा है उसका भी एक किरदार है, जिससे हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। इसके अलावा आप देखें कि लोगों का वज़न, एवरेज वज़न बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें कि हमारी खुराक में जो तब्दीली आई है, अब प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है। डाइट की आपने बात की डॉक्टर साहब, डाइट पे इन डिटेल आपसे जानते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये जो हमारे रोज़मर्रा के हमारे खाने पीने हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत मैटर करता है। तो नाज़रीन इन डिटेल इस पे बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करें, आपकी खूबसूरती बहुत मैटर करती है। और आजकल जो इशू सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है वो है बालों का झड़ना, बालों का गिरना। फिर हेयर ट्रांसप्लांट के हमने देखे कि बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना होता है, बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तो इसी पे बात करें कि इसका इलाज कितना ज़रूरी है, ये बालों की ग्रोथ के हवाले से, या जो ये बाल गिर रहे हैं यानी गंजेपन का लोग शिकार हो रहे थे। इसी पे बात करें। डॉक्टर मजहर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप लाइफस्टाइल पे बात कर रहे थे कि इसके जो वजूहात जब हमने पूछी तो एक वजह आपने कही कि हमारे जो खाना पीना, जो खुराक है, ये आप अपने बात मुकम्मल कर ले, ज़रा जो रीज़न है वो बता दें जी। आप ये प्रोसेस फूड या हमारे खाने में निशास्ता ग़ज़ा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनसे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और उसके साथ मोटापा होता है, और इसके साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जिसकी मतलब है एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं। अब हमारा लाइफस्टाइल जो एक कुदरती लाइफस्टाइल है, जो ओरिजिनल हमारी एक ज़िंदगी थी, उससे तो काफ़ी हट गई है। अब रात को लेट तक जागना, 2 बजे तक स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया पे रहना, सो ये सब चीज़ें जो है ना मिलकर, और जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रेस भी हमारा रहता है, घर से काम से भी अगर फारो होते हैं तो घर बैठे हुए शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मिलकर हमारी लाइफस्टाइल, हमारे हार्मोन्स को चेंज कर रही है, हमारे इंसुलिन लेवल्स को चेंज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इसके साथ आपके बाल भी गिर रहे हैं, और इसके साथ आपको PCOS, मोटापा, थकन थकावट, नींद डिस्टर्ब होती है, दिल की तकलीफ बढ़ती है, फैटी लिवर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं लोगों को। एग्जैक्टली। मुझे बताइएगा कि अक्सर लोग जो हैं, अब देखिए खूबसूरती तो सबका बुनियादी हक है, सबको खूबसूरत लगना भी चाहिए, चाहे वो बच्चा है, जवान है या बुज़ुर्ग है। 50 साल की उम्र की बात करें तो अब वो एक चूँकि उम्र ऐसी है कि उसमें ऑटोमेटिकली बाल गिरना कम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत रेयर है कि लोगों के बाल अच्छे रहें, खूबसूरत रहें इस उम्र में भी। तो अगर इस उम्र में बाल झड़ना, गिरना शुरू हो जाते हैं तो क्या ये जो डिफरेंट सीरम या मेडिकेशन होती है उससे उनकी ग्रोथ वापस हो सकती है, या फिर ये सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट ही एक उसका हल है? वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल केसेस पे। अगर एक मखसूस कोई वजह पाई जाती है, अगर हम न्यूट्रिशनल टेस्टिंग करें, हम देखते हैं कि बॉडी में कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो कुछ पेशेंट्स में हम रेकमेंड करें कि हम इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ट्रीटमेंट। आई वुड से कि अगर कोई 50 साल का है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट रेकमेंड करें, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है? हाँ, इवन 70+ में भी मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। लेकिन जितनी उम्र ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, जितनी कम उम्र होगी उतना ही ज़्यादा हम सजेस्ट करते हैं कि आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें और मेडिकल ट्रीटमेंट करें। मिनिमम मैक्सिमम आप क्या, किस एज पे जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट को आप यकीनी बनाते हैं, और किस एज पे आप कहते हैं कि नहीं बाकी ट्रीटमेंट पे ही रहते हैं, ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं आते? एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट आप किसी उम्र में भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। अब मसलन जो क्राउन का एरिया, जो पीछे का एरिया, उसमें हम 35 साल की उम्र से पहले ट्रांसप्लांट नहीं करते। लेकिन अगर आप फ्रंट के करना चाहें तो इवन 20-25 साल की उम्र में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, नॉट एन इशू। तो वो डिपेंड करता है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट का पैटर्न क्या है, सॉरी आपका हेयर लॉस का पैटर्न क्या है, और आपकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है। सो देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इंडिविजुअली हर शख्स को देखना है और उसकी सिचुएशन के मुताबिक ट्रीटमेंट करनी है, और इन्वेस्टिगेशन भी उसके मुताबिक ही होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला जो सवाल है ना, हमारे कंटेंट राइटर ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है और मैं चाहूँगी भी कि मैं वो आपसे ज़रूर पूछूं
कि हम सुनते आ रहे हैं, डेफिनेटली जो उन्होंने सवाल लिखा है, हम बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि गंजेपन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि गंजा होना जो ना ये बख्त और दौलत की निशानी होती है कि जब आप गंजे होते हैं। और जब हम अपने हमारे पॉलिटिशियन मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखते हैं तो कहीं हद तक हमें वो सच नजर भी आता है कि हाँ भाई गंजा होना या बाल कम होना ये तो वाकई दौलत की निशानी है, लेकिन फिर लोग बाल लगवाने की तरफ क्यों जाते हैं? आप इलन मस्क को देख लें, उसके तो बाल हैं। सो यस यस, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में हर कोई ये चाहता है कि ज़रा यूथफुल लुक नजर आए, हैंडसम दिखे, और औरतों की सिचुएशन में तो एक सोशल स्टिग्मा भी है। बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। और नो डाउट इसमें अभी बिल्कुल रिसेंटली एक पेशेंट आया था मेरे पास, शायद उसकी 29 साल उम्र थी। तो उससे मैंने यही कहा, मैंने कहा कि देखें यू एक्चुअली लुक गुड दिस वे, आई मीन मैं आपकी जगह होता शायद मैं ट्रांसप्लांट ना करता। ये नहीं कि आपका ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके लुक्स इतने अच्छे हैं तो व्हाई मेस इट अप, व्हाई ट्राई टू फिक्स समथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन। तो इस पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अब एक जेसन स्टैथम अमेरिकन एक्टर है, उसकी मैंने एक पुरानी फिल्म देखी जिसमें उसके बाल हैं, ही डजंट लुक गुड, और वो गंजे में ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। सो आई थिंक इसमें कोई शक नहीं, और मेरे ख्याल में पेशेंट को ये एडवाइस भी करना चाहिए, जहाँ पर उनके लुक्स शायद ठीक हों तो हम क्यों ट्रांसप्लांट करें, ऐसे ठीक है। और या वक्तन आप अपनी लुक को चेंज करके देख ले, क्या पता आप पे गंजापन ज्यादा सूट कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। आप उसमें ज्यादा एरोगेंट जो है ना वो नजर आ रहे हो। अच्छा बताइएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के क्योंकि हर चीज में हम देख रहे हैं एआई है, टेक्नोलॉजी, जिद्दत, इनोवेशन हमें देखने को मिल रही है, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी कुछ इस तरह की कोई नई टर्म आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है? आप यूँ कह सकते हैं पाकिस्तान में शायद कुछ लोग समझते हैं कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, DHI है, लेकिन ये 2001-2 से चल रही है। उसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट एज सच आप यूँ कह सकते हैं कि फॉर द पास्ट 25 years वी हैवंट रियली गॉटन एनी न्यू मेजर ब्रेक थ्रू, वो बात नहीं है। और आजकल एक जो चीज़ आई हुई है एक्सोसोम्स, जिससे आप मेडिकल यानी इंजेक्शंस के साथ भी हेयर ग्रो कर सकते हैं, जो कि हम भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं पेशेंट्स को ये ज़रूर बताता हूँ पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता? नो, इट डजंट नीड टू बी पेनफुल। अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें जो मेन इशू है हम भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम साथ साथ पेशेंट्स को ये कहते हैं कि देखें ये लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस का हमें नहीं पता। सो और मेरे ख्याल में ये जो इंफॉर्मेशन मुकम्मल देना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे कहें कि जी देखिए इसके ये इतने प्लस पॉइंट्स हैं, खुद भी ट्रू, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि 10 या 20 सालों के बाद क्या होने वाला है, तो ये पेशेंट्स को भी बताना ज़रूरी है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में वो एक रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमारे यहाँ पे जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट के जो सर्जन हैं या जो इस पे काम कर रहे हैं, वो पेशेंट को कंप्लीट नॉलेज या अवेयरनेस देते होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करवाना है, कितना प्रोसीजर आपको रखना है या ज़रूरत है या नहीं है, उनको मुकम्मल अवेयर करते होंगे? अनफॉर्चुनेटली नॉट। मेरे हमें काफ़ी सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जिनमें इस तरह करे, और काफ़ी सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो इवन जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व तक नहीं हैं, टेक्नीशियंस ट्रांसप्लांट कर रहे हैं विदाउट एनी सुपरविजन, कोई उनकी इवन सर्जरी के दौरान कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। तो क्वाइट अ फ्यू इश्यूज इस फील्ड में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मेरा क्लिनिक नॉटिंघम में भी है और दुबई में भी काम कर रहा हूँ। सो वी सी दिस पैटर्न इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। नॉर्वे में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका अनफॉर्चुनेटली, और मेरे ख्याल में इससे फिर पेशेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं। बिकॉज अगर देखें ना कि प्रॉपर कोई सर्जन, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है ड्यूरिंग सर्जरी, तो इश्यूज वहाँ पे हो सकता है, आप एक अगले बंदे की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। That's true. वो भी इशू है, और उसके अलावा मेरे ख्याल में अगर गलत रहनुमाई दी जाए, अगर जहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, और जो सबसे बड़ा इशू है मेरे ख्याल में जिसके बारे में शायद अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है, अब कई पेशेंट ये समझते हैं कि ट्रांसप्लांट सिर्फ ये है कि बाल लगाने हैं। अब आपने कई लोग देखे होंगे कि दूर से पता चलता है कि बाल लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो अननेचुरलनेस है उससे इंसान अक्सर औकात ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि फिर दूर से दिखता है कि ये बाल प्रॉपर नहीं है। तो मेरे हम जो मेन मौक़िफ़ होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट में, एक तो है मेडिकल सेफ्टी। मेडिकल सेफ्टी इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो
हेयर ट्रांसप्लांट का नेचुरल दिखना वो नहायत ज़रूरी है। और अगर वो नेचुरल नहीं दिखते तो वो उसी पेशेंट के लिए बजाय इसके कि एक एसेट बन जाए या अपने आप को वो बेहतर फील करें, वो एक परेशानी का बायस बनता है। ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है? लाइन तो एक मामूली बात है ना, वो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब बालों की इंडिविजुअल जो डायरेक्शन है 3D डायरेक्शन, अब अगर लाइन आपने वो सही प्रॉपर भी बनाई हो, अगर बालों का रुख डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और नेचुरल है, अगर एग्जैक्ट लाइन पे वो एक बाल लगाए गए हैं तो वो भी अननेचुरल दिखता है। अब अगर आपकी हेयर लाइन बहुत लो है, बहुत हाई है, या उसका फ्लो ठीक नहीं है, तो ये एक्चुअली एक जो इम्प्लांट होता है उसकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। लाइन एक बहुत मामूली चीज़ है। अगर आपकी लाइन बिल्कुल ज़बरदस्त ड्रॉ की हो लेकिन बाल लगाए नहीं गए प्रॉपर, तो वो दूर से दिखेगा कि ट्रांसप्लांट हुआ है। और मैंने कई पेशेंट्स मेरे जो अभी कल की हमारी एक सर्जरी थी, थोड़े ग्राफ्ट लगाए थे मगर वो क्राउन में हमने लगाए थे। अच्छा। एक एक्टर थे, उनका ट्रांसप्लांट था, क्राउन में हमने लगाए थे, और क्राउन का जो बालों का जो रुख है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो वो बहुत लंबी सर्जरी हो गई थी। वो इसलिए लंबी सर्जरी हो गई थी, हमने नेचुरल उसको तरजीह दी। अगर हम कहते कि जी सिर्फ बाल लगाने हैं, तो फिर तो शायद हम 8 घंटों में 9 घंटों में फारो हो जाते। तो वो सर्जरी हमारी 14 आवर्स में गई। तो अगर आप नफासत से बारीकी में काम करना चाहें, क्वालिटी देना चाहें, एक मेयार अगर आपने रखा हुआ है, तो फिर टाइम लगता है। एग्जैक्टली, फिर तो चीज़ें टाइम लगेगा और आपको फिर सोच समझ के आपको स्टेप लेना होगा। बट अगर आपका सिर्फ ये मोटो हो कि मैंने बस ज़्यादा पेशेंट देखने हैं, ज़्यादा सर्जरीज करनी है और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो फिर आपको उसकी सेहत से या उसके बाल कितने अच्छे लगे हैं या नहीं लगे से कोई कंसर्न नहीं होगा। ख़वातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रही हैं, ये ज़्यादा मर्दों के ये रुझान है? यस, ख़वातीन का भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन औरतों में अक्सर औक़ात में सबसे पहले रेकमेंड ये करता हूँ कि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए, औरतों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अब पीरियड्स की वजह से उनमें अक्सर औक़ात आयरन डिफिशिएंसी पाई जाती है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको शायद थकन थकावट हो, नींद डिस्टर्ब हो, मोटापा हो या कोई और ऐसी वैसी उलझन हो, सर्दी लगती हो, तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको थायराइड का इशू है अनडायग्नोस्ड, और बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। तो औरतों में बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बराह रास्त कहूँगा कि जी ट्रांसप्लांट हम करें। आई वुड से 99% केसेस में मैं यही कहूँगा कि हमें पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हमें बाकायदा एक या 2 या 3 कॉसेस मिलते हैं। B12 की डिफिशिएंसी होगी, आयरन डिफिशिएंसी, थायराइड का इशू, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, बाल उसके बहुत झड़ रहे हैं तो। जी बिल्कुल। तो बजाय इसके कि हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, हमें चाहिए कि जो उसकी कॉज है, जो रूट कॉज है, उसको एड्रेस करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए, ख़वातीन जो हैं ये जो एक्सटेंशंस करवाती हैं, एक तो होता है टेम्परेरी, आपने लगाई कुछ टाइम, कुछ घंटे आपने रखी, देन आपने उसको रिमूव कर दिया। एक होता है कुछ वो परमानेंट टाइप उन्होंने एक्सटेंशंस करवाई होती है। इससे भी हमारा जो अपना नेचुरल हेयर है वो डैमेज होता है? बिल्कुल डैमेज होता है। अगर आपने चंद दिनों के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन है तो फिर ठीक है, वो टेम्परेरी होते हैं, आपने हुक की है, बाद में आपने उसको रिमूव कर दिया। बाकी ये कि फिर वो बालों पे खिंचाव पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो आई डू नॉट रेकमेंड इट, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और ये वाला जो है ना बड़ा कॉमन हुआ है, ये रुझान बड़ा हुआ है कि हर दूसरी औरत जो है वो सैलून पे जाके वो परमानेंट एक्सटेंशन करवा रही है। एग्जैक्टली, आई डू नॉट रेकमेंड इट। अगर आपने एक खास मौके पे, खास फंक्शन के लिए कहीं कभी कभार जरूरत पड़ी है तो कर लें, ठीक है, बट नॉट मोर परमानेंट एक्सटेंशंस। तो गो फॉर इट। इससे भी बाल डैमेज होने का खतरा है। ऑलराइट, विंटर है तो इसमें भी मुझे बताइएगा कि ये हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू हमें सुनने को मिलता है, डैंड्रफ के बहुत ज़्यादा मसाइल जो ये आ रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है, या इससे बाल कैसे हमारा डैमेज होता है, हमारी जो स्कैल्प है वो कैसे डैमेज हो रहे हैं? वो आपकी कंडीशन पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखिए, आप कई लोग ऐसे हैं जिनको मोटापा है, ओवरवेट है, फैटी लिवर है। अब विंटर का असर उन पे अलग होगा। जो हेल्थी हैं, ओवरऑल हेल्थी, पाकिस्तान में हम दोनों तरफ लेके जाते हैं, हेल्थी से मुराद ये कि आप ओवरवेट भी हैं, लेकिन जो मेडिकली हेल्थी हैं उन पे शायद विंटर का इतना असर ना पड़े। जनरली मुझे जो लगता है वो शायद हम अपनी सेहत को इतनी अहमियत नहीं देते, बल्कि मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप बालों के बजाय ना, अगर आप अपनी ओवरऑल सेहत पे अगर उसे अहमियत दें, उस पर गौर करें, तो शायद आपके बाल भी झड़ना कम हो जाए। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म के जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं आजकल सैलून में जाके, जो ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं, खा वो
कलर्स के हवाले से हो, स्टाइलिंग के हवाले से हो, इससे भी हमारा बाल डैमेज हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। कभी कभार तो मे भी इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सैलून में जाना एक आम सी बात बन गई है। ऐसे ही? रेगुलर जाना और हेयर ट्रीटमेंट क्या, स्किन खवातीन को तो ट्रीटमेंट खास कर क्या, ऐसे होता है कोई और काम नहीं चले सैलून चलते हैं, Exactly, ये ट्रीटमेंट हाँ। करवा लेते हैं। और उसमें हेयर भी और स्किन भी हमारी Skin ख़राब भी। हो सकती है, दोनों बातें हैं ना। और शायद वो एक ऐसी कंडीशन हो आपकी स्किन की जो आप शायद अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आप अपनी नींद पूरी करें, आपकी खुराक बेहतर करें, तो उधर इमीडिएट रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे, एक हफ्ते में तो नहीं रिजल्ट आएंगे, ऐसे। मगर लॉन्ग टर्म पे आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगी और पिगमेंटेशन भी आपकी इम्प्रूवमेंट उसकी हो सकती है। और फिर आपको स्किन, अपनी ओरिजिनल स्किन को छुपाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मेकअप के थ्रू आप करते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज जी। करें तो स्किन की हेल्थ अगर बेहतर होती है तो बहुत सारी उसके साथ वाबस्ता बीमारियां या ऐसे। चीज़ें वो भी बेहतर हो सकती हैं। ओके, आपने पीसीओएस का जिक्र किया था, तो इसके लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये इस इशू से छुटकारा हासिल किया जा सके? सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन जनरली जो मैं देखता हूँ आउट से कि अगर आपको पीसीओएस का अगर आप शिकार हैं तो आउट से विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन K2 वो तो लाजमी है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं पीसीओएस के जिनको बी विटामिन का इशू है। अच्छा। और बी विटामिन उसमें चाहे आप B9, B12 की बात करें, B1, 2, 3 और B5, यानी कि मिथिलेटेड बी कॉम्प्लेक्स, यानी जो क्वालिटी की बी कॉम्प्लेक्स है वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो पीसीओएस पेशेंट्स है, एक अल्फा लिपोइक एसिड है, आई वुड रिकमेंड दैट आल्सो। बट अगेन जब तक हमें नहीं पता कि इस पेशेंट में, चूँकि पीसीओएस में भी बड़ा फ़र्क है, ठीक है, और वो तो सिर्फ एक अलामत है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए या आपके सिस्ट्स बन गए या आपके जो है ना आपका हेयर लॉस शुरू हो गया, मोटापा शुरू हो गया। अच्छा, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है पीसीओएस का इशू? हाँ, मतलब रिप्रोडक्टिव एज में होता है, एंड मे बी वी सी इट टीन्स टू 20s में, रिप्रोडक्टिव एज में। आप ये भी देखें कि 50% जिन औरतों को पीसीओएस होता है वो 40 साल की उम्र से पहले उनको डायबिटीज भी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को कि हमने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना है, तो उसके लिए हमारे बालों का हेल्थी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगे? अगर एक तो यह कि आप प्रोसेस फूड ख़त्म करें, सही, अपनी नींद पूरी करें, हाइड्रेशन पूरी करें। आई थिंक दोज 3 आर सुपर इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, डेफिनेटली लाइफस्टाइल अगर हमारा अच्छा होगा, नींद हमारी अच्छी होगी, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, प्रॉपर डाइट होगी, तो ये जो बालों के हम इशू की बात करें, और बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं, उनका ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम दुनिया के सारे काम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी सेहत को हम वैल्यू नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो बचपन से आपने पढ़ा है, सुना है, तो इस पर अमल करने की भी हमें ज़रूरत है। अमल करेंगे तो देखें, हरकत होगी तो बरकत होगी, आप अमल करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आप कोशिश करें कि आप अपने जो अपना लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करने की, मेंटेन करने की आप ये ज़रूर कोशिश जारी रखें। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो अगला टॉपिक नहीं बल्कि एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी मेहमान हमारे साथ हैं जो कि मैं कहूँ तो हमारी बच्चियों के लिए बहुत ही मोटिवेटेड साबित होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सच सवेरा में हम ऐसे टैलेंट को सामने लाते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन मेहमानों से आपकी हम मुलाकात करवाएं ताकि घर बैठे आप भी मोटिवेट हो सकें, आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भाई मेरे अंदर भी अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट रखा है, तो वाई नॉट मैं भी उसे पॉलिश करूं और उसे उजागर करूं। तो आज की हमारे साथ जो मल्टी टैलेंटेड एक आर्टिस्ट है, वो बड़ी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया है जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। और बच्चों की जब बात होती है तो आपने ये भी देखा होगा कि सच सवेरा में बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से, उनकी फ्यूचर के हवाले से हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, बिकॉज़ ये बच्चे ही इनका जो फ्यूचर है, जब ये ब्राइट होगा तो ये मुल्क जो है वो कामयाब होगा, ये मुआशरा कामयाब होगा। तो आज इस बच्चे के जो टैलेंट है, इस बच्ची के जो मल्टी टैलेंटेड है, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे हम जानेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे वो कैसे सर अंजाम दे रही हैं और इतना कॉन्फिडेंस जो है वो उन्हें कहाँ से मिला है। हमारे साथ है बड़ी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया फातिमा आकाश। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फातिमा, मुझे बताएं कि आज स्कूल से छुट्टी थी?
नहीं, मैं शॉर्ट लीव लेके आई हूँ स्कूल से। मुझे लगा कि बस शो के लिए आप यूनिफॉर्म पहन के आई हैं और स्कूल से छुट्टी की होगी, तो टीचर ने शॉर्ट लीव दे दी? यस। दे दी, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं फातिमा कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह से, और इसके अलावा आप डिफरेंट चीज़ों को आप कॉपी भी करती हैं, मार्शल आर्ट भी आप सीखती हैं। ये इतने ज़्यादा जो टैलेंट है, फिर न्यूज़ कास्टर अगर मैं देखूं तो हमारी बच्ची भाई न्यूज़ पढ़ते हुए भी आपको नज़र आती है, तो ये इतनी ज़्यादा जो आपके अंदर खूबियाँ पाई जा रही हैं, ये कहाँ से आप मल्टी टैलेंटेड होगी? कैसे आपको पता लगा कि फातिमा तो इतने ढेर सारे काम कर सकती है? मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे बाबा ने दिया। अच्छा। जब बाबा करते थे मैं उनको देखती थी, और फिर बाबा ने कहा आप भी करो, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये आपने किसी ड्रामे में भी काम किया हुआ है? ड्रामे में तो नहीं किया, पर मैंने एक दफ़ा ऑडिशन दिया था IRK में। अच्छा, तो शौक है ड्रामा में जाने का, एक्टिंग करने का? यस। ये भी अब्बा को देख के आया? आपके अब्बा बहुत बड़े एक्टर है ना? यस। अच्छा, मुझे यस बिल्कुल, अब्बा बहुत बड़े एक्टर है। मुझे ये बताओ फातिमा, आप वॉइस ओवर भी करती हो, तो ये शौक कैसे हुआ? कैसे पता चला कि मेरी आवाज़ तो इतनी खूबसूरत है तो मैं वॉइस ओवर भी कर सकती हूँ? मैंने बाबा 2-3 दफ़ा उनको देखा था कि वो ना वॉइस ओवर्स कर रहे थे। अच्छा। और मुझे भी फिर शौक हुआ, मैंने बाबा से कहा बाबा मैंने भी करनी है, तो फिर बाबा ने मुझे कराई, और बाबा मुझे सारी चीज़ें सिखाते हैं। और किस तरह की वॉइस ओवर, कैसा स्क्रिप्ट होता है जिसकी आप वॉइस ओवर करती हैं? मैं हर टाइप की कर लेती हूँ, मतलब हैप्पी, सैड, जिस तरह की फीलिंग्स वगैरह, और साथ में कोई प्रोजेक्ट होता है जैसे फूड चेन्स हैं बहुत सारी, उनकी भी कर लेती हूँ, और अपने स्कूल की भी मैंने बहुत सीखी हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक फूड की हमने, चलो ये चाय की कर लेते हैं। ये चाय जो है ना, ये इस वक्त मौसम भी है, टाइम भी है, हमारे पास भी है, इस चाय की आपने ना वॉइस ओवर करनी है। किसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपने बताने हैं। सच की चाय है, बहुत अच्छी होती है, और जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं ना वो तारीफ करते हैं सच की चाय की कि बहुत ज़बरदस्त इनकी चाय होती है। तो इस चाय की ना आप वॉइस ओवर करो, कैसे करोगे? आप मुझे एक लाइन बोल दें इसके बारे में, मैं उसको वॉइस ओवर जैसे करती हूँ वो बोल के दिखा दूँगी। टेस्ट फैंटास्टिक। इट टेस्ट फैंटास्टिक। ओके। अच्छा, ये टेस्ट फैंटास्टिक आपने डायलॉग सुना हुआ है? ये बड़ा फेमस हुआ था। मैंने बस फैंटास्टिक, ये तो बड़ा मशहूर तरीन डायलॉग है। बाबा से जाके ज़रूर पूछना कि आप ही ने ये चीज़ बोली थी, तो ये डायलॉग कैसे फेमस हुआ था। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताओ कि और क्या क्या शौक़ है, और क्या क्या करना चाहती हो ज़िंदगी में फ्यूचर में बड़ी होके? मैं सबसे पहले तो मैं एक मुहब्बे वतन बनना चाहती हूँ। हाँ, क्या बात है। फ़ौज में तो नहीं जाना? आर्मी में तो नहीं जाना? मुझे जितने भी शौक हैं उनको छोड़ के मैं मुहब्बे वतन बनना चाहती हूँ। कवानीन को फॉलो करना है। और ये अगर आप कहीं सिग्नल पे रुकी हुई हैं और आपने देखा है कि रात का टाइम है, कोई गाड़ी नहीं आ रही किसी सिग्नल पे, तो अकेले आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो आप उस कानून को फॉलो करेंगी, लॉ को फॉलो करेंगी? जी। डर तो नहीं लगेगा कि रात के 3 बज गए हैं और आप सिग्नल पे खड़ी हैं? नहीं लगेगा। मुहब्बे वतन बनना है ना, अपने सारे लॉज फॉलो करने, तो डरेंगी तो नहीं? नहीं डरेंगी, बिल्कुल फातिमा नहीं डरेगी। अच्छा फातिमा, आप कॉपी भी करती हैं, तो किसकी कॉपी करती हैं? बाबा की। बाबा की कॉपी करती हैं? जरा हमें भी करके दिखाएं। बाबा वॉइस ओवर करते हैं तो मैं उनकी कॉपी करती हूँ। कैसे, किस तरह? करते बाबा, कोई बात नहीं, बाबा कुछ नहीं कहेंगे। बाबा को पता है कि फातिमा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो भाई ये भी एक आर्ट है किसी को कॉपी करना। देखें, मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकती, तो आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा आर्ट है। बाबा लाइक यू करते हैं। रावलपिंडी का सबसे बड़ा सहरी बुफे। ओके, वंस मोर प्लीज। रावलपिंडी का सबसे बड़ा सहरी बुफे। वो मुंह भी ऐसे बनाते हैं, शक्ल भी ऐसी बनाते हैं? क्या बात है। इसका मतलब है कि भाई आकाश, आपकी बच्ची ने आपको भरपूर फॉलो किया हुआ है। आप न्यूज़ कास्टर भी हैं, खबरें पढ़ते हुए भी हमें नजर आती हैं। ये शौक कैसे लगा? अब ये भी अब्बा को देख के? नहीं ये नहीं, टीवीज़ में न्यूज़ देखी थी तो उससे शौक। अच्छा, कोई अपनी मर्जी की कोई 1-2 लाइन जो है ना, वो एक न्यूज़ की शक्ल में पढ़ के दिखाएं। न्यूज़ की शक्ल? जैसे आप सुबह घर से ऑफिस के लिए यहाँ हमारे स्टूडियो के लिए आ रही थी, तो इसको आप एक न्यूज़ की शक्ल में हमें पढ़ के सुनाएं। आप मुझे लाइन बोल दें मुझे भी। अब जैसे कि आप सुबह घर से रवाना हुई हैं, आपने आना था हमारे सच न्यूज़ के मॉर्निंग शो सच सवेरा में, तो इसको आप पढ़ के सुनाएं। जैसे सुबह आप घर से रवाना हुई हैं। आज मैं सुबह घर से रवाना हुई और मैंने जाना था सच टीवी में। और मैंने जाना था सच टीवी में।
मुझे चाहिए, बल्कि हमारे पास अभी न्यूज़ की लाइन नहीं बढ़ रहा, मैं आपसे प्रॉपर न्यूज़ पढ़वाती कि भाई एक छोटी न्यूज़ कास्टर हमारे पास है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको बड़े होके एंकर बनने का मौका मिला तो आप बनेंगी या बन कुछ जाऊंगी। और सोचा? बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी, बस बन जाएंगे। बड़े होके वैसे क्या शौक है? एक तो मुहब्बे वतन आपने कहा कि आप वो बनेगी, लेकिन किस फील्ड में जाने का शौक है आपको? वैसे मुझे एक्टिंग का भी शौक है। एक्टिंग का भी? मतलब बच्चे तो बहुत बड़े एक्टर होते हैं, लेकिन बड़े होके क्या बनेंगे? अभी तो आप एक्टर हैं ही हैं, बड़ी होके क्या बनेंगी? मुहब्बे वतन के साथ साथ मैं एक्टर ही बनूंगी। एक्टर ही बनेगी? अब बाबा बनने देंगे? अब ये जो इतना आप में आर्टिस्ट है कि आप वॉइस ओवर भी कर लेती हैं, आप जो है वो अपने बाबा की एक कॉपी यानी मिमिक्री टाइप भी आप कर लेती हैं, आप न्यूज़ कास्टर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें साइड पे रख के आप एक एक्टर बन जाएंगी? सारी चीज़ें कर लूँ। सारी चीज़ें भी करेंगी। अब एक्टिंग को टाइम देंगी कि आप न्यूज़ कास्टिंग को टाइम देंगी? क्योंकि न्यूज़ के लिए तो आपको हर वक्त स्टैंड बाय बैठना पड़ेगा। मैं न्यूज़ कास्टिंग नहीं करूँगी। न्यूज़ कास्टिंग नहीं करोगी, सिर्फ आपको एक्टिंग ही करनी है? एक्टिंग और अब्बा आपको बनने देंगे एक्टर, एक्ट्रेस बनने देंगे? अब्बा की तरफ से इजाज़त है। अच्छा मुझे पता चला है कि आप नात बड़ी अच्छी पढ़ती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, आवाज़ आपकी बड़ी अच्छी है, तो ज़रा नात की एक लाइन हमें सुनाओ ना। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़। अच्छा मुझे बताएं फातिमा, आप सेल्फ डिफेंस जो है उसके भी क्लासेस लेती हैं? जी। तो उसकी क्लासेस कहाँ लेती हैं, बाबा से ही या किसी और एकेडमी में? बाबा से ही लेती हूँ। तो अभी तक क्या सीखा है आपने? मैंने गुड टच बैड टच के बारे में सीखा है और सेल्फ डिफेंस के कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में सीखा है। अच्छा, जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स है उसमें क्या क्या सीखा है आपने? अगर आपको कोई जैसे कि अगर आपको कोई किडनैप कर रहा है, उठा लेता है, तो अगर वो उसने आपके तरफ फेस किया हुआ है तो आप ना उसकी आइज़ पे यूँ करके थंब प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आइज़ एक वीक पॉइंट है, वो उसकी आइज़ में दर्द होगा, वो हमें छोड़ भी सकता है। ना छोड़े तो फिर हम लोग उसको टक्कर भी मार सकते हैं नाक पे। सर से? तो आपका सर भी जख्मी हो जाएगा। नहीं, वो मार सकते हैं, उसकी नाक पे मारेंगे ना। अच्छा, नाक पे मारना है, तो नाक पे मुक्का भी मार सकती, टक्कर मारना जरूरी है? आप जोर से उसकी नाक पे मुक्का टेक्निक है ना। अच्छा टेक्निक है, यानी कि आपने सर मारना है उसकी नाक के ऊपर। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने सेल्फ डिफेंस की जब आप क्लासेस लेते हैं, बड़ों को सुनते रहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं चोट भी लग जाती है, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि सीखते हुए चोट लग गई हो? नहीं, मुझे कभी चोट नहीं लगी। चोट नहीं लगी। स्कूल में जो आपकी क्लास फेलो हैं वो आपको तंग करती हैं, तो आप उनको कहती हैं कि फातिमा को छेड़ना नहीं, फातिमा मारेगी आगे से? नहीं, ये नहीं करती, पर लड़ती बहुत ज़्यादा हूँ। लड़ती हैं? क्यों लड़ती हैं? मुझे बहुत शरारती हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? वे सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, ये मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, आपके बाबा ही बताते हैं कि उनका गुस्सा ख़त्म हो जाता है, वो बड़े सब्र वाले हो जाते हैं, बड़ा बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो आपके बाबा ने बताया हमें। हाँ, आपने जाके ज़रूर पूछना है कि बाबा मुझे गुस्सा क्यों आता है, आप मुझे सिखा रहे हो, गुस्सा कम क्यों नहीं हो रहा? पूछेंगी जाके, क्योंकि आप सवाल बहुत करती हैं ना, तो अब मुझसे भी सवाल करें ना। आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब देती हूँ। आप होस्ट बने, मैं गेस्ट बनती हूँ। ओके। यस, फातिमा हमारी होस्ट है, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा आकाश और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी गेस्ट मौजूद है, महविश चौधरी। यस। महविश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अभी ठीक हूँ। आप होस्ट बनना चाहती हैं बड़े होके? हाँ, मैं बिल्कुल बड़े होके होस्ट बनना चाहती हूँ। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, जब मैं बड़ी होंगी तो मेरा शौक है मैं होस्ट बनूँ। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहती हूँ? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, बस इतने एक ही सवाल। फातिमा, आपने होस्ट नहीं बनना, ठीक हो गया? आपने होस्ट बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि आप गेस्ट को कहेंगे आप क्या बनना चाहते हो, उसके बाद अब वो देखेगा कि फातिमा अगला सवाल क्या करने वाली है, वो तो बेचारा डर जाएगा, परेशान हो जाएगा। अच्छा फातिमा, एक और चीज़ मुझे बताओ कि जो आपकी क्लास फेलोज हैं वो भी चाहती हैं कि आपकी तरह वो भी सेल्फ डिफेंस सीखें? जी। तो आपको कहती है कि हमें भी साथ ले जाओ एकेडमी में बाबा के साथ? वो अभी भी मुझे कही थी हमें भी साथ ले जाओ शो में। शो में ले जाओ, तो आपने उनको ले आना था, हम आपके दोस्तों से भी मिल लेते।
वो उनकी क्लासेस चल रही थी ना, आपको लीव मिल गई है हाफ, तो उनको भी मिल जाती। उन्होंने सर को इन्फॉर्म नहीं किया था। हाँ चले नेक्स्ट टाइम, ठीक है, डन हो गया, पक्का, प्रॉमिस। यस फातिमा, आप भी इतनी शरीफ हो कि आप अभी बन रही हो। पता है ना, पता है यार, हंसी बता रही है कि फातिमा जो है ये बहुत शरारती है लेकिन अभी ये शरीफ बन रही है। क्यों? अभी फातिमा सोच रही है कि ये शरीफ बनने की जो ना ये एक्टिंग क्यों करी, बिकॉज इसने कहा है कि ये बड़े होकर एक्टर बनेगी, एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी फातिमा एक्टिंग करे तो इसको सोचने दें। हम तब तक एक शॉर्ट ब्रेक लेकर आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाजरीन, एक नन्ही सी बच्ची हमारे साथ है, बड़ी प्यारी सी गुड़िया फातिमा हमारे साथ है। फातिमा, आपसे हम बहुत कुछ जान रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक्टिंग आप पूरी कर रही थी, अभी आपने ज़रा अपने उस करेक्टर से बाहर आना है, ठीक हो गया। अब हमने ज़रा आपसे ना सीरियस क्वेश्चन करना है, ठीक है। सीरियस क्वेश्चन ये है कि आप मार्केट जाती हैं, घर के आसपास जो करीबी मार्केट है वहाँ जब जाती हैं, स्कूल आप जाती हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स होते हैं, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसमें बड़े बच्चे भी होते हैं। तो गुड टच और बैड टच है ना, ये हमें हमारे टीचर्स बता रहे होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बता रहे होते हैं। तो आपको पता है व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच? जो बैड टच कुछ टचेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो अगर हमें कोई यहाँ पे टच कर रहा है ये गुड टच है, ओके। और अगर हमें कोई लेग्स के बीच में टच कर रहा है वो बैड टच है, ओके। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भी हक नहीं होता है हमें टच करने का, वो हमारे मामा पापा से परमिशन लेके हमें टच कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये गुड टच और बैड टच होते हैं। ओके, तो आप ये गुड टच और बैड टच जब आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके बाबा जब आपको सिखा रहे होते हैं तो किस तरह वो आपको गाइड करते हैं? कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह के फ्रेम्स, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं? जी, दिखाते हैं। कुछ पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उनसे मुझे एक्सप्लेन करते कि ये क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है और ये टेक्निक्स क्या हैं। अच्छा, आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं भी, ज़रा हमें वो एक्सप्लेन करके बताएं कि क्या उसमें क्या मेंशन है, किस तरह से? ओके, फर्स्ट पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है नेवर गो एनीवेयर अलोन विद अ स्ट्रेंजर। ओके, और ये पिक्चर सामने करें आप, ज़रा कैमरे के सामने करें पिक्चर। ओके, ठीक है, अब इसको आप एक्सप्लेन करो। हमें किसी के साथ भी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए जिसको हम लोग नहीं जानते। ओके, जो स्ट्रेंजर है अगर वो आपको अपनी तरफ खींचता है या बुलाता है कुछ चीज़ देके तो आपने उसके साथ नहीं जाना, राइट? एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इफ समवन ट्राइज टू टच योर चेस्ट से नो। Okay. अगर कोई हमारे चेस्ट पे ट्राई कर रहा है टच करने का जिसको हम लोग नहीं जानते, उसको हमने मना कर देना है। ठीक है, इवन हमारे अगर कोई जानने वाला भी है, कोई फैमिली रिलेशन वाला भी है, तो अगर वो आपके चेस्ट को टच करता है तो आपने कहना है से नो, या आपने अपने किसी बड़े को बताना है। एंड नेक्स्ट? इफ समवन ट्राइज टू किस यू ऑन द लिप्स से अ फर्म नो। ओके, अगर इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम इस चीज़ को भी गुड टच और बैड टच में ज़रूर कंसीडर करते हैं कि हम जब किस की बात करते हैं आप फोरहेड पे करें, आप चीक पे आप किस करें, बट अगर किसी और अदर पार्ट्स की तरफ जाते हैं तो आपने डेफिनेटली इसको भी आपने एक्शन लेना है। एंड नेक्स्ट? इफ समवन हग्स यू फ्रॉम बिहाइंड और टचेस योर हिप्स दैट नॉट ओके। ओके, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में बच्चों को, जो छोटे बच्चे खासकर उनको बतानी चाहिए कि आपको कोई भी स्ट्रेंजर, इवन आपका कोई फ्रेंड है, इवन आपका कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, तो आपने अगर कोई इस तरह से आपको हक करने की कोशिश करता है, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली इस पे भी आपने एक्शन लेना है, यानी कि आपने अपने बड़ों को बताना है, अपने पेरेंट्स को है जो वो बताना है। अब फातिमा नेक्स्ट जो है वो ज़रा बताएं। इफ समवन ट्राइज टू टेक यू अलोन इनटू रूम से नो। ओके, नाज़रीन, इसके बारे में ज़रा हम बताते चले। आपने बहुत सारी ऐसी हैपनिंग सुनी होगी, छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं पता चलता, उन्हें कोई कुछ चीज़ पकड़ा देता है, कोई उन्हें कोई टॉय दे देता है, खिलौने उनको पकड़ा देता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे अकेले रूम की तरफ लेके जाने की कोशिश करना, किसी ऐसी सुनसान जगह की तरफ लेके जाने की कोशिश करना, और इस वजह से काफ़ी सारी हैपनिंग्स भी सामने आई हैं। तो अब अगर हम अपने बच्चों की बात करते हैं, 2 साल का 3 साल का बच्चा हमारा, उसको पता होता है कि मैंने किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। तो उन्हें ये भी बताएं कि आपने किसी के साथ भी कहीं अकेले कमरे में, कहीं किसी वीरान जगह में या घर के बाहर आपने नहीं निकलना। आपने जाना है तो अपने मामा बाबा के साथ जाना है, या आपके कोई बड़े बहन भाई हैं आपने उनके साथ जाना है, किसी और के साथ आपने किसी भी जगह पे नहीं जा रहा। अगर कोई आपको बुला भी रहा है
तो आपने नहीं जाना। ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जो हमारे बच्चों को इस वक्त बताने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। और फातिमा, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? Don't trust anyone who says don't tell this to anyone, it's our secret. ओके, आपने अच्छा, हम ट्रस्ट की बात करते हैं, ये बच्चे क्या बड़ों को भी किसी पे इस वक्त ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो राइट नाउ सिचुएशन है, अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी कोई बात उनके साथ शेयर कर देते हैं, या आप इवन खाने की अगर हम बात करें, आप उनके साथ मिल बैठ के उनकी कुछ चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्रस्ट की जहाँ तक बात है, अक्सर हम अपने शो में भी ये जिक्र करते हैं कि आपके जो बेहतरीन दोस्त हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स हैं। इसके अलावा आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। अगर आपने, क्योंकि जब हम यकीन करते हैं तो हम आंखें बंद करके उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो तो जो उससे मोहब्बत करता है वो उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। आपने प्यार से सबके साथ बात करनी है, आपने मुखातिब होना है, लेकिन किसी पे ट्रस्ट करके उसकी बात नहीं माननी, उसके हाथ से दी हुई चीज़ आपने नहीं खानी। एंड फातिमा, नेक्स्ट? If you are sitting in the front seat, keep a safe distance from the driver. एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही मेजर इशू है। यहाँ बच्चे क्या, अगर मैं बड़ों की बात करूँ, हमारी जो बहनें, हमारी जो ख़वातीन हैं जो लोकल ट्रैवल कर रही होती है, इस तरह की बहुत ज़्यादा इंसिडेंट सामने आए हैं कि ड्राइवर जो है वो गेयर लगाने के चक्रों में वो टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तो खुदारा इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करें। ख़वातीन हमारी जो बड़ी बहनें हैं वो तो चले एक्शन ले लेती हैं, उसी वक्त उसको शट अप कॉल देती हैं, उसको डांटती हैं, लेकिन बच्चों को जो कि नहीं पता चल रहा होता, तो बच्चों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप स्कूल बस में जा रहे हैं, किसी और कैब में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्रंट सीट पर बैठे हैं, तो अगर आपको ड्राइवर टच करने की कोशिश कर रहा है तो आपने उसको स्टॉप करना है, आपने उसको मना करना है, या फ़ौरन आपने अपने किसी बड़े को वार्न करना है कि ड्राइवर इस तरह का मिसहैप मेरे साथ करने की कोशिश कर, और कोशिश करें कि आप डिस्टेंस से ही बैठे। जी फातिमा, नेक्स्ट? If a driver asks you to sit on his lap while driving, say no. ओके, अगर ड्यूरिंग ड्राइविंग आप, जो ड्राइवर है वो कहता है कि आके आप उसकी गोद में आप बैठ जाओ, यानी कि छोटे बच्चे को कहता है, तो आपने डायरेक्टली बेटा या हमारी जो बच्ची हैं, आपने उसको कहना है नो, मेरी जो सीट है, जो साइड पे मुझे सीट मिली हुई है, मैं वहीं पे बैठूंगी, मैंने आपकी गोद में, आपके पास आके मैंने नहीं बैठना। गोद में बिठाने का हक नाज़िर सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप को है, जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को है। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स ये बात करती हैं, या ड्राइवर्स ये बात करते हैं, या हमारे बहुत ही करीबी जो रिलेटिव्स हैं वो ये चीज़ कहते हैं। तो आप पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो हर सूरत बच्चों को यही सिखाए कि आपने कहीं भी किसी के करीब या किसी की आपने गोद में जाकर नहीं बैठना, बिकॉज राइट नाउ जो सिचुएशन है, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी टॉक्सिक। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े इश्यूज जो है वो सामने आ जाते हैं। जब आप इन छोटे मामलात को, छोटी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको बड़ी मुश्किलात का या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फातिमा, नेक्स्ट? If someone says something bad or touches you in a wrong way, don't hide it from your parents. ओके, अच्छा, अगर आपको इवन हम देखते हैं आपको कोई गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा होता है, आपको कोई गलत गाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, अब ये जितने भी गुड टच और बैड टच नाज़रीन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपने हर लिहाज से अपने बच्चों को गाइड करना है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपको टच कर रहा है, कोई आपको कहीं लेके जा रहा है, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उसको किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे आपने उसको नो बोलना है, कैसे आपने उसको वहाँ पे स्टॉप करना है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को, बच्चे अगर इन चीज़ों को छुपा के रखेंगे, हाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आगे जाके ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आपके बच्चे की जान की, ज़िंदगी और मौत का सवाल है, आपके बच्चे के लिए ये बन सकता है। और आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जिसकी वजह से जो बच्चों की बाज़ दफ़ा डेड बॉडीज़ मिलती है, बच्चों के साथ जिस तरह की ज़्यादती का उन्हें निशाना बना दिया जाता है, उसका यही वजह है कि बच्चों को हमने गाइड नहीं किया कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। तो जब आप उन्हें बताएंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप को सिक्योर फील करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई उनके साथ इस तरह की बात करता है या उन्हें टच करने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन जाके अपने घर वालों को बताएंगे। एंड फातिमा, नेक्स्ट? If someone makes you feel scared or uncomfortable even without touching you, tell your parents right away. ओके, बिल्कुल, अगर आपको कोई टच करता है, डराने की कोशिश करते हैं, तो इस हवाले से भी यही कहा गया है कि आप फ़ौरन से
अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चों पे शाउट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एकदम से उनको डराने की कोशिश करते हैं किसी न किसी वजह से। अब बच्चा छोटा वो डर जाएगा, उसे कोई चीज़ दिखाएंगे, कोई शार्प चीज़ दिखाएंगे, वो उससे डर जाएगा, उसे एकदम से आप डांटने की कोशिश करेंगे, उसको आप थप्पड़ दिखाएंगे या आप उसको स्लैप कर देंगे, तो इससे भी जो है वो डर जाएगा और अपने उस तरह से पेरेंट्स को वो नहीं बता पाता। तो कोशिश करें कि बच्चों को ये चीज़ भी बताएं कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपको डांटता है, तो आपको डराने की कोशिश करते हैं, तो आपने फ़ौरन आके बताना है। एंड नेक्स्ट फातिमा, It's not safe if any male takes you into the washroom or comes inside while you are there. ओके अच्छा जी, यहाँ पे भी अब ये वॉशरूम का देखें, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके गुड टच और बैड टच में आ रही है कि अगर कोई मेल जो है आप वो वॉशरूम में आपको लेके जाता है, आप उसके साथ जाते हैं, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी आपको अपने बच्चे को बताने की ज़रूरत है। फातिमा मुझे बताएं कि जो आप जैसे बच्चे हैं, प्यारे सी क्यूट सी बच्चियाँ हैं, आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहोगे, अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? कि कभी भी किसी के साथ वॉशरूम न जाएं और सारी चीज़ अपने मम्मा पापा से शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच फातिमा। बिल्कुल नाज़रीन, ये अभी बच्चों का ये जो सेगमेंट करने का मकसद यही था, इस छोटी नन्ही बच्ची को बुलाने का मकसद यही था कि हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकें कि आपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को किस तरह से आप उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको सेफ सिक्योर रखना है। और ये चीज़ें आपको सुनने में तो बहुत छोटी लग रही होंगी, बट इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत देर पा होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। तो अपने बच्चों को ये तमाम तर चीज़ें सिखाएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, खुद को आपने सेफ सिक्योर कैसे रखना है। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।